नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका वातायन की जो हमारी साप्ताहिक प्रवासी संगोष्ठियाँ, लॉकडाउन संगोष्ठियाँ चलती चली आ रही हैं। ये इसकी 38वीं कड़ी कड़ी है और जब से यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च 2020 में, तब से हमने यह साप्ताहिक संगोष्ठियाँ शुरू की और इसमें हमारा एक प्रयास रहा है कि हम उन रचनाकारों को इस मंच पर लाते हैं जिन्हें हमें अधिक सुनने का अवसर नहीं मिलता या कुछ जो लोग नया लिख रहे हैं और कुछ ऐसे रचनाकारों को याद करते आ रहे हैं जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और वैश्विक स्तर पर कई संवाद के कार्यक्रम भी हुए हैं, सम्मेलनों के कार्यक्रम भी हुए हैं। तो इस वर्ष का 2021 का यह पहला आयोजन है, तो नववर्ष की आप सबको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज प्रवासी भारतीय दिवस है, उसकी भी बधाइयाँ और विश्व हिंदी दिवस है, उसकी भी शुभकामनाएँ। आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए है कि यह कार्यक्रम समर्पित है ब्रिटेन के उन रचनाकारों के लिए जिनका अभी परिचय विश्व के साहित्यिक समाज से उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। ये लोग सब जो आज के कविगण हैं, हमारे आज के मुख्य कवि हैं इस आयोजन के, ये ब्रिटेन में कविता की नई पौध, ये एक नई पीढ़ी तैयार हुई है यहाँ पर, जो प्रकाश में आई है अभी हाल ही में और इनकी रचनाओं में वो सारी प्रतिभाएँ और वो सारे गुण हैं जो एक श्रेष्ठ कवि में होने चाहिए, तो उनका चयन करके हमने इस आज के कार्यक्रम को आयोजित किया है। और साथ में चूँकि ये विश्व हिंदी दिवस के सुअवसर पर आयोजन है, मैं थोड़ा-सा विश्व हिंदी दिवस के विषय में भी बताता चलूँ, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी संभवतः कि ये विश्व हिंदी दिवस कहाँ से आया और कैसे हुआ। और मैं ये इस बात को इसलिए भी साझा करना चाहता हूँ कि मैं विश्व हिंदी दिवस की जो संकल्पना है, इसकी जो परिकल्पना है, इसके इतिहास है, इसका मैं साक्षी रहा हूँ और कहीं न कहीं प्रतिभागी भी रहा हूँ। तो 1999 में जब लंदन में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तब मुझे याद है कि हम लोगों ने डॉक्टर सिंघवी जी, लक्ष्मीवंत सिंघवी जी से ये बात वो चर्चा में एक सत्र में कही कि जो वो कार्यक्रम 14 सितंबर को ही था, हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के। तो हम लोगों ने कहा उनसे कि जो भारत में हिंदी दिवस का आयोजन चल होता आ रहा है और सारा विश्व मनाता है, तो वह इसलिए था क्योंकि भारत में के संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थान मिला था 14 सितंबर को। इसलिए वो हिंदी दिवस का आयोजन होता है। लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं, विश्व भाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते हैं, तो वह हिंदी दिवस जो भारतवंशी समाज है दुनिया में, प्रवासी भारतीय हैं, विदेशी मूल के लोग जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते क्योंकि वो एक भारतीय कारण से भारतवर्ष के राष्ट्रीय कारण से उसका होता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो हमें वैश्विक स्तर पर इस बात को देखना पड़ेगा और वहाँ से यह चर्चा शुरू हुई 99 के विश्व हिंदी सम्मेलन में और वह चर्चा आगे बढ़ी और 2003 के सूरीनाम के विश्व हिंदी सम्मेलन में औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव बना कि विश्व हिंदी दिवस होना चाहिए और मैं उस बैठक में शामिल था जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि अब उसकी डेट कौन-सी होनी चाहिए, विश्व हिंदी दिवस की तिथि कौन-सी होनी चाहिए। तो मुझे याद है वहाँ पर ये अनंतराम त्रिपाठी जी थे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से और उन्होंने उनका ग्रुप था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इसे मधुकर चौधरी जी, जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के संयोजक थे, तो उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाए। तो मैंने वह प्रस्ताव रखा, वहाँ पर 2 और प्रमुख तारीखें आईं। एक यह थी कि जब ये केशीनाथ त्रिपाठी जी और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी उस बैठक में थे, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का भाषण दिया था पहली बार जिस तारीख को, वो तारीख रखी जाए और तो इस तरह की चर्चा हुई लेकिन फिर निर्णय ये हुआ कि 1975 में कि 10 जनवरी को जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस तारीख को रखा जाए, इसलिए यह 10 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है और इसमें विश्व के जितने भी भारतीय दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है और यह इस प्रकार से विश्व हिंदी दिवस का कार्यक्रम होता है। तो हमने वातायन की संस्था की कार्य समिति ने हम सोचा कि इस विश्व हिंदी दिवस पर हम क्यों ना यह कार्यक्रम समर्पित करें ब्रिटेन के नए रचनाकारों के ऊपर। तो आज के इस आयोजन में अनिल शर्मा जोशी जी जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, जिनका बहुत योगदान रहा है ब्रिटेन में हिंदी के विस्तार में, उनकी अध्यक्षता में और जो विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन है, हिंदी का प्रकाशन मैं मानता हूँ, वाणी प्रकाशन, उसके महाप्रबंधक अरुण माहेश्वरी जी के विशेष अतिथि और उनके सानिध्य में, क्योंकि उनका भी बहुत योगदान रहा है हम ब्रिटेन के कवियों को प्रकाशित करने में
और साथ में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ब्रिटेन में भारतीय मूल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद वीरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। तो इन लोगों के सानिध्य में और आज संयोग है और सौभाग्य हमारा कि भारत से भी बहुत से शीर्ष लोग और कवि आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप सबका पुनः स्वागत करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को अब सौंपता हूं हमारे देश के नए रचनाकार आशीष मिश्र जी की ओर। आशीष मिश्रा जी का बहुत सशक्त पकड़ है हिंदी कविता में, साहित्य में और भाषा में, और बहुत कम समय में उन्होंने हम लोग सब लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया है। तो मैं सीधे सीधे मंच अब सौंपता हूं आशीष मिश्र जी, आपके के कंधों पर अब आज का कार्यक्रम है। आशीष मिश्रा जी, आपका स्वागत है। प्रणाम आप सभी को। मैं आशीष मिश्रा आप सभी श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों को इस पटल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं आभासी पटल के माध्यम से जुड़े हमारे मूर्धन्य श्रोताओं का, दर्शकों का। जैसा कि अभी विस्तृत रूप से हमें पद्मेश जी ने बताया कि आज का ये कार्यक्रम, आज का ये आयोजन पृथक रूप से विशिष्ट है। वैसे तो ये संस्था वातायन हर सप्ताह निरंतरता से हमें बोध कराती है कि हिंदी साहित्य के आतिथ्य को कैसे सर्वोपरि बनाया जाए, और इसी श्रृंखला में, आज की इस श्रृंखला में हम हिंदी के सबसे छोटे छात्रों को ब्रिटेन में हिंदी की नई पौध के नाम से संबोधित किया जा रहा है। हमें आज हिंदी के अमोघ प्रचारक और हिंदी के दिवाकरों के मध्य काव्य पाठ करने का शुभ अवसर मिल रहा है। हम आभारी हैं। मैं पूरे कविमंडल की ओर से आदरणीय अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी को प्रणाम करता हूं। हमारे वाणी प्रकाशन के अरुण माहेश्वरी जी को नमस्कार करता हूं, और इस आयोजन के संयोजक डॉक्टर पद्मेश जी को पुनः प्रणाम करता हूं, और आप सभी वातायन परिवार के सदस्यों को मेरा नमन। चलिए जल्दी से इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है उस ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। और जैसा कि हम अवगत हैं, हम इस मंचीय पटल पर 3 कवित्री और 3 कवि हैं जो आज यहाँ काव्य पाठ करेंगे। उसमें अंतरीपा ठाकुर मुखर्जी हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, ऋचा जैन जी, आशुतोष कुमार जी, तिथि दानी जी, और मैं सबसे छोटा विद्यार्थी भी रहूंगा उसमें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, और मैं जल्दी से आमंत्रित करता हूं, मंगलीय आमंत्रण देता हूं अंतरीपा ठाकुर जी को। और उनके बारे में इतना सा परिचय है कि वो अपने विद्यार्थी जीवन से हिंदी पत्रिकाओं और हिंदी खंडों में संपादन करती आई हैं, और स्वभावतः वहीं से उन्हें कविताओं में रुझान भी हुआ। उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली में हिंदी के अनुवादक के रूप में कई सारे काम किए। बहुभाषीय प्रतिभा की धनी हैं, बंगाली भाषा और असमिया भाषा दोनों पर अपना समान अधिकार रखती हैं। अंतरीपा जी, हम वैसे आज उन्हें सुनेंगे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, अंतरीपा जी बड़ी ही सहजता और सहज मनोभावों से पंक्तिबद्ध प्रतिष्ठित कविताएं करती हैं। मैं मंगलीय आमंत्रण देता हूं अंतरीपा ठाकुर जी को। और मुझे अंतरीपा ठाकुर जी से किसी परिचय में पता चला था कि उन्हें महादेवी वर्मा जी बहुत प्रिय हैं। तो अंतरीपा जी, आप जब तक आते हो, 2 पंक्तियां हैं मेरे पास महादेवी वर्मा जी की, हमारे आशीर्वाद स्वरूप, कि कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, अनुराग भरा उन्माद राग। आइए अंतरीपा जी, स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी, पद्मेश जी, और आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही वातायन का हार्दिक धन्यवाद कि मुझे ये मंच प्रदान किया गया। अधिक समय ना लेते हुए आरंभ करती हूँ अपनी पहली कविता से, जिसका शीर्षक है अरमानों की अर्थी। मैं भारत में एक आर्मी कैंटोनमेंट में पली बड़ी, आर्मी स्कूल में पढ़ी और फिर एक आर्मी परिवार में ही ब्याही भी गई।
सेना के जीवन को बहुत नहीं तो कुछ करीब से तो देखा है। अपने नाना नानी से सैनिकों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान के किस्सों के साथ ही उनके परिवारों की धैर्य की गाथा भी सुनती आई हूँ। मेरी ये कविता समर्पित है उन्हीं अनगिनत साहसी पत्नियों को जिन्होंने युद्ध में अपना सर्वस्व खोया, चाहे वो भारतीय हो या विश्व में कहीं की भी। उन पर क्या गुजरती है जब शहीद के घर उसका सामान वापस आता है। जी, स्वागत है। तो वो प्रस्तुत करती हूँ अरमानों की अर्थी। न ये यादों की अलमारी, न ये अतीत की टोकरी, न ये यादों की अलमारी, न ये अतीत की टोकरी, यह ट्रंक सिर्फ उसके अरमानों की अर्थी थी, जिसमें एक जोड़ा बूट्स, एक टोपी, एक बेल्ट, उनकी खुशबू रिश्ती सेना की वर्दी थी। उसमें एक धूप का चश्मा था और एक अधूरी चिट्ठी थी। उसमें एक धूप का चश्मा था और एक अधूरी चिट्ठी थी। इन सब के नीचे दबी हुई उसके शौहर के नाम की तख्ती थी। न ये यादों की अलमारी, न ये अतीत की टोकरी, यह ट्रंक सिर्फ उसके अरमानों की अर्थी थी। उनकी वीरता की गाथा सुनाती एक मेडल की पट्टी थी। उनकी वीरता की गाथा सुनाती एक मेडल की पट्टी थी। धूल से सनी सगाई की अंगूठी एक सफेद रुमाल में लिपटी थी। एक लाल डायरी में संजोई कोई तस्वीर पुरानी थी। एक लाल डायरी में संजोई कोई तस्वीर पुरानी थी और हर हरफ में सिमटी हुई उनकी प्रेम कहानी थी। न ये यादों की अलमारी, न ये अतीत की टोकरी, यह ट्रंक सिर्फ उसके अरमानों की अर्थी थी। पुराने ट्रांजिस्टर के संग बिताई तन्हा शामें बेदर्दी थी। पुराने ट्रांजिस्टर के संग बिताई तन्हा शामें बेदर्दी थी। भूरे कंबल की ओट से झांकती सियाचन की कप कपाती सर्दी थी। यह बक्सा तोहफा दुश्मन का था। यह बक्सा तोहफा दुश्मन का था। इसमें साथियों की हमदर्दी थी। जंग की वास्तविकता का तथ्य था इसमें और बंदूकों की दहशतगर्दी थी। न ये यादों की अलमारी, न ये अतीत की टोकरी, यह ट्रंक सिर्फ उसके अरमानों की अर्थी थी। अगली कविता मैंने दहेज प्रथा के ऊपर रखी है, जो कि जैसे हम सभी जानते हैं कि स्वाधीनता के इतने दशकों के उपरांत भी भारतीय समाज इससे ग्रस्त है और अवैध घोषित होते हुए भी आज भी न जाने कितनी नई नवेली दुल्हनें शारीरिक एवं मानसिक शोषण का शिकार होती हैं दहेज न लाने पर। कुछ वर्ष पहले भारत में राष्ट्रीय सेवा संघ योजना के अंतर्गत मुझे ऐसी प्रताड़ित महिलाओं से मिलने का अवसर मिला जो कि अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू कर रही थी। तो मेरी ये अगली कविता उन महिलाओं के लिए जिन्हें दुर्भाग्यवश ये दूसरा मौका नहीं मिल पाया, और इस कविता का शीर्षक है हुई स्वाहा। नैनों के साहिल पर सहमा आंसू आकर रुक जाता सा। नैनों के साहिल पर सहमा आंसू आकर रुक जाता सा, जब उन कंठों की कटुवाणी मेरे कानों में गूंजती थी, जब सख्त हाथों की थपेड़ मेरे शरीर पर बजती थी। कहाँ थे वो अम्मा बापू, वो सखियां सहेलियां, वो नाते रिश्तेदार, जब अंगारों से मेरी डोली सजती थी। गरीब के घर जाई थी, अमीरों के घर ब्याही थी। गरीब के घर जाई थी, अमीरों के घर ब्याही थी। सुखी संतुष्ट जीवन के स्वप्न लिए मैं इस आंगन में आई थी। दो बाटों में पिसती सी मैं, दो बाटों में पिसती सी मैं, एक तरफ मायका जहां अब मेरी जरूरत नहीं, तो एक और ससुराल जहां मेरी कोई कीमत नहीं। अम्मा की सारी सीखें माने, घर को स्वर्ग बनाने की ठाने। अम्मा की सारी सीखें माने, घर को स्वर्ग बनाने की ठाने। पिसती रही मैं सालों साल, बदहवास और बदहाल। दया की भीख मांगी थी मैंने, जब जब उधड़ी मेरी खाल। खबरों में सुनती थी, अखबारों में पढ़ती थी। खबरों में सुनती थी, अखबारों में पढ़ती थी। दहेज प्रथा ने कईयों को निगला। आज भी विश्वास नहीं होता कि मेरा भाग्य भी ऐसा निकला।
मैंने मुक्ति की गुहार लगाई तो घर वालों को मुझ पर दया आई। कल रात कर दिया गया मेरा दाह, दहेज की भट्टी पर स्वा हुई एक और बेगुनाह। आशीष जी, समय ठीक चल रहा है या? जी बहुत सुंदर रचना, आप सुनाइए। अगर अनुमति है तो एक और मैं। जी बहुत अच्छा। तो ये अगली कविता जो प्रस्तुति है वो बाल मजदूरी के ऊपर है, जो हमारे आधुनिक समाज का एक और कर्क रोग है। विश्व भर में करीबन 15 करोड़ से ऊपर बाल श्रमिक हैं, और इसी विषय पर मैंने नेशनल चिल्ड्रंस कांग्रेस भारत के लिए एक शोध किया था, और जिसके दौरान मुझे बहुत सारे बाल श्रमिकों से मिलने का अवसर मिला और उनकी आप बीती सुनने को मिली। तो ये कविता उन्हीं संस्मरणों से प्रेरित है और शीर्षक है बाल श्रमिक। अनकहे कुछ ख्वाबों के रेले, तम की गहराइयों से डूबते तरते। अनकहे कुछ ख्वाबों के रेले, तम की गहराइयों से डूबते तरते। टूटे पंख कुछ मैले कुचैले, उड़ान की चाह में फड़फड़ाते। न माँ बाप बचे जो पालते, न कोई रिश्तेदार थे जो पुचकारते। अपने अस्तित्व के संग्राम में बेबस अपने बचपन को लौटाते। कभी दिन भर कप प्लेटों के ढेर से लड़ते जूझते, मालिक के फटकारों से ही भरते पेट। और रात को कचरे की पेटी में खजाना ढूंढ, नींद की आस में फुटपाथ पर ठिठुरते सहमते। कभी अमीरों के घर आसरा तलाशते, वहां अपने हम उम्र की सहूलियत का साधन बन जाते। उन नसीबों वालों की दुनिया को फिर कतरा कर पर्दे की आड़ से झांकते। तब अनकहे कुछ ख्वाबों के रेले, तम की गहराइयों से डूबते तरते। टूटे पंख कुछ मैले कुचैले, उड़ान की चाह में है फड़फड़ाते। कभी ईंट रोड़ी गिट्टी का बोझा अपने नाजुक सर पर उठाते। कभी ईंट रोड़ी गिट्टी का बोझा अपने नाजुक सर पर उठाते, और उसी भार से दोहरे हो हर रोज उन संकरी अस्थिर सीढ़ियों पर लड़खड़ाते संभलते संभालते मौत को लुभाते। कभी कारखाने की असहनीय तपिश में अपने दिन और रैन बिताते। धौंकनी से चलते फेफड़े और नित दिन हाथों में फूटते नए छाले, तिल तिल कर जीवन रेखा को मिटाते। महानगर की इन गलियों से कई बार सितारे भी हैं उभरते। ट्रैफिक सिग्नल पर मैगजीन बेचते हाथ इन चमकदार तस्वीरों में अपने ख्वाब सहलाते, और उन पन्नों को छाती से लगाए घंटों तक करते बातें। तब अनकहे कुछ ख्वाबों के रेले, तम की गहराइयों से डूबते तरते। टूटे पंख कुछ मैले कुचैले, उड़ान की चाह में है फड़फड़ाते। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छा अंतरीपा जी। और जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को परिचय में कि इनकी कविताएं बहुत ही मनोभावना से उत्प्रेरित होती हैं, और इन्होंने दो पृथक विषयों को लिया और दोनों पर अपनी दक्षता के साथ अपने कवित्व का दर्शन कराया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अंतरीपा जी। बहुत धन्यवाद। चलिए जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विशिष्ट कवि की ओर, और वे हैं अभिषेक त्रिपाठी जी। आयरलैंड में रहते हैं और वे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के सदस्य भी हैं। आयरलैंड से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत हैं। लगभग हर विधा की कविताएं लिखते हैं, श्रृंगार, प्रकृति, प्रेम, और उनकी दक्षता व्यंग्यात्मक कविताओं में भी है। तो चलिए क्यों ना आज उन्हीं से इन कविताओं का दर्शन करें। और अभिषेक जी, आप जब तक आते हो, मुझे नाम तो नहीं याद है अब किस कवि का है, लेकिन दो पंक्तियां याद आती हैं कि उड़ उड़ कर जो धूल करेगी मेघों का नभ में अभिषेक, उड़ उड़ कर जो धूल करेगी मेघों का नभ में अभिषेक, अमिट रहेगी उसकी अंचल में पीड़ा की हर एक रेख, में पीड़ा की हर एक रेख। स्वागत है अभिषेक त्रिपाठी जी। नमस्कार आशीष जी, आप सभी को बेलफास्ट आयरलैंड से नमस्कार। आज के इस विशिष्ट आयोजन के लिए मैं वातायन
और पद्मेश जी को सादर धन्यवाद देता हूं, और हम सबको प्रोत्साहन देने के लिए आए सभी विशिष्टजन और वातायन के सदस्यों का विशेष आभार। मैं कविता की ओर बढ़ता हूं और त्रुटियों के लिए पहले से ही आपसे क्षमा मांग लेता हूं। तो जैसा कि कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि की सृजनशीलता को समर्पित 4 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आशीर्वाद चाहूंगा मंच को समर्पित। स्वागत। मरुस्थल का सूखा पाया, सागर का वृत्तांत लिखा, सूखे ताल तलैया जीकर वर्षा का दृष्टांत लिखा, एकाकी मन मंदिर फिर भी हृदय का प्रेमांश लिखा, बाहर की दुनिया देखी पर भीतर का सारांश लिखा। और अगली पंक्तियां हैं कि लम्हे लम्हे जीकर दिल ने सदियों का विस्तार लिखा, दूर सुनी एक तारे की धुन जीवन मेघ मलार लिखा, नए पौध की कोपल देखी हरा भरा संसार लिखा। और अंतिम पंक्ति है कि दीप की ज्योत जलाकर कवि ने रश्मि के रथ का सार लिखा, दीप की ज्योत जलाकर कवि ने रश्मि के रथ का सार लिखा। बहुत सुंदर। अगली जो हिंदी दिवस है और उसके उपलक्ष्य में मैंने एक कुछ अपने उद्गार लिखे हिंदी के प्रति। प्रवासी होने से हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तो उसके लिए मैंने चार छंद लिखे कि शीर्षक है ये जो अपनी हिंदी है। अक्षर अक्षर है अभियान, इससे है अपनी पहचान, भारत माँ की बिंदी है ये जो अपनी हिंदी है। अ से अज्ञानी को लेती, ज्ञ से ज्ञान की दीक्षा देती, विद्या नीरा कालिंदी है ये जो अपनी हिंदी है। नए ग्रंथ का सृजन है करती, विविध रंग कविता में भरती, रचनाकार की मेहंदी है ये जो अपनी हिंदी है। काले अक्षर जीवन गढ़ते, अंधकार को उजला करते, संस्कार की गंधी है ये जो अपनी हिंदी है। और सुख दुख में संवाद की भाषा, वसुधा में व्यवहार की भाषा, नहीं मानचित्र की बंदी है ये जो अपनी हिंदी है। बहुत देश सुंदर। को एक सूत्र में कसती, प्रवासियों के मन में बसती, करती चित आनंदी है ये जो अपनी हिंदी है, ये जो अपनी हिंदी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक सूरज और दीपक का जो संवाद है, इसके लिए मैंने 2-4 पंक्तियां लिखी कि जब सूरज चला जाता है तो दीपक कितनी मेहनत करता है अंधेरे से लड़ने के लिए और उजाला फैलाने के लिए। तो जो सूरज धन्यवाद दे रहा है दीपक को, उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो अगर आदेश है तो मैं उनको भी पढ़ देता हूँ। स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद। तो सूरज कहता धन्य दीप तुम, धन्य तुम्हारा त्याग से नाता, जब मैं चलकर थक हूं जाता, दीप तब अपना तन पिघलाता। बना तेल बाती की सेना, चल पड़ते हो तान के सीना, जलते हो कर्तव्य भाव से, जाना नहीं स्वार्थ में जीना। महलों के ऊंचे कंगूरे, गांव में हो मिट्टी के घूरे, महलों के ऊंचे कंगूरे, गांव में हो मिट्टी के घूरे, सजग खड़े तुम रात्रि के तट पर, सदा तमस से द्वंद अंधुरे। तुमसे है जग का उजियारा, अंधकार तुमसे ही हारा, देख तुम्हारी अथक साधना, मन मैंने भी तुम पर वारा। मैं रश्मि के रथ पर हूं सवार। अब सूरज अपनी जो कमियां हैं उसको बता रहा है कि मैं रश्मि के रथ पर हूं सवार, दिव्य मिला मुझको आकार, पर मैं रहूं गगन तक सीमित, धरा न करता अंगीकार। सदा किंतु मैं निश्चिंत रहता, संशय कभी न कोई गुनता, धरा से जब मैं ना मिल पाता, तम तुमसे तब है घबराता, तम तुमसे तब है घबराता।
और अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि माटी से जन्म ले दीपक, धरा पर अपना सूर्य बनाता, जलकर देता स्वयं की आहुति, दीपक कोटि सूर्य बन जाता, दीपक कोटि सूर्य बन जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा निवेदन है अभिषेक जी से कि एक आध व्यंग भी सुनाएं। हाँ, अच्छा, हाँ, व्यंग सुना दूं मैं? एक मिनट। जी, तो व्यंग मैंने लिखा ये बिहार चुनाव के ऊपर, जी, जो चुनाव हुआ और उसमें काफी आपाधापी हुई, तो उसके ऊपर एक व्यंग हुआ। तो पद्मेश जी का विशेष निवेदन है, तो मैं उसको सुना देता हूँ और पद्मेश जी आपको ही समर्पित है। कि भेड़ियों ने मेमने को पीठ पर खूब घुमाया, शेरों ने गायों को भरपेट चारा खिलाया, और चुनाव का सर्कस जब से आया है मेरे शहर में, तेंदुए ने रक्तदान का फोटो फेसबुक पे लगाया। बहुत अच्छा। आगे के देखिएगा आगे क्या होता है चुनाव में और क्या क्या होता है, कितना सर्कस होता है उसके ऊपर व्यंग है कि नेता शेर ने शाकाहारी पशुओं का एक सम्मेलन बुलवाया, गठबंधन घोषणा पत्र का विमोचन विधवा भेड़ से कराया, फिर 4 टांग पशु एकता का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, लगेगी उन्नत किस्म की हरी घास, खोलेंगे बछड़ों का स्कूल, मिड डे मील होगी खास, हम करेंगे भय मुक्त जंगल की आस, सुरक्षा हेतु सिपाही चीते रहेंगे आसपास, खुली हवा में ले सकेंगे सब सांस। और देखिएगा कि हम 4 टांग वाले सब हैं भाई भाई, साथ मिलकर ही लड़ सकेंगे 2 टांग वालों से लड़ाई। 2 टांग का आप समझ रहे हैं, साथ मिलकर ही लड़ सकेंगे 2 टांग वालों से लड़ाई। फिर शेर ने 4 टांग पशु एकता का नारा लगवाया, एक क्यूट शावक को गोद लेकर सेल्फी खिंचवाया और जंगल टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर इस फोटो को छपवाया। अब देखिए आगे क्या होता है कि अगले आगे वो जब अपने अपनी जो उसकी वोट वाले लोग हैं जिनका वोट मांगने के लिए जाता है तो क्या होता है, और ये असल में होता है जब लोग अपने और दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो उसके ऊपर एक व्यंग है कि अगले दिन नेता मांसाहारी पशुओं की रैली में आया, शेरों ने विरोध का भारी स्वर उठाया, घास वालों के वोट बैंक के लिए बिक गए हो, ऐसा कहकर मुर्दाबाद का नारा लगाया। चतुर नेता शांत बैठकर सब सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, हमने आपसे किया हर वादा है निभाया, जरा सोचो, गाय बकरी भेड़ उन्नत घास खाकर होंगे मोटे ताजे, तो आपके लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था कराया, घास वालों की सुरक्षा में अब 24 घंटे रहेंगे सिपाही चीते, शिकार ढूंढने की समस्या का भी समाधान हमने कराया, पार्टी के लिए वोट बैंक और आपके लिए ब्लड बैंक का व्यवस्था कराया। अब ब्लड बैंक से आप समझ लो क्या मैं कह रहा हूँ, अगर शेर को ब्लड बैंक का क्या करेगा वो, जी, तो पार्टी के लिए वोट बैंक और आपके लिए ब्लड बैंक का व्यवस्था कराया, मैं तो हूँ आपका ही जात भाया, हमारे असली वोट बैंक हैं आप और हम ही आपके असली सरमाया। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं जो थोड़ी गंभीर हो जाती हैं कि सच्चाई के लगा मुखौटे, झूठे वाले दांत छिपाया, राजनीति के टेढ़े दांव, गऊ वोटर समझ न पाया, एक को दिया आईना, दूसरे हाथ में पत्थर थमाया, और बत्ती का वो लाल रंग तो दंगों के ही खून से आया, नफरत की खेती बोई जब, आग का ज्वार कहाँ रुक पाया, रोशन दिल्ली राह तो देखी, जलते घर कोई देख न पाया, जलते घर कोई देख न पाया। वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे अभिषेक जी। और धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग विधाओं की दक्षता रखते हैं अभिषेक जी, और यही सब कुछ नई चीजें आज के कवियों में हमारे वातायन परिवार ने देखी और वहां से उन्होंने प्रेरणा मिली और हमें आशीर्वाद स्वरूप ये अवसर मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। मैं अब देख रहा हूं हमारी अगली कवित्री ऋचा जैन जिंदल जी की ओर। ऋचा जी मानवीय संवेदनाएं और मानवीय जीवन मूल्यों को सहज रूप से छूती हैं उनकी कविताएं, और उनका एक कविता संग्रह है जीवन वृत्त व्यास ऋचाएं। ये कविता संग्रह भारतीय उच्चायोग लंदन से अनुमोदित भी है।
और इनकी कविताएं अलग अलग, मैं कहूंगा अलग अलग तेवर को झलकाती हैं, और इनके शब्द मौन से चुभते भी होंगे शायद आपको, आप देखेंगे, और कभी कभी जीवन के विभिन्न आयामों की अराजकता को भी समेटे हैं। हम इन्हें सुनेंगे अभी। और जब तक आप ऋचा जी आते हो, मुझे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कुछ पंक्तियां आपके स्वागत में हैं कि कांटों में मिलकर हम सबने, कांटों में मिलकर हम सबने हंस हंस कर जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, और सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार नहीं निर्धन दे, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। आइए ऋचा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, इतना सुंदर परिचय और इतने अच्छे से मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। सीधे कविता पर आती हूँ। पहली कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है क्योंकि किसी ने। क्योंकि किसी ने, इस कविता का इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ केंसिंगटन, चेल्सी, रॉयल बोरो ऑफ लंदन में आर्ट वीक के लिए सिलेक्ट भी हुआ था। और इसमें यह है कि आर्ट जो कला है वो हमारे समाज के लिए क्या करती है। तो कविता है, क्योंकि किसी ने गुफाओं की दीवारों में चित्र उकेरे थे, किसी ने पत्थर को तराश कर पीटा उकेरा, क्योंकि किसी ने दर्शाई थी वो दिल को दहला देने वाली चीख पर्यावरण की, किसी ने दिखाए थे चार थन के नीचे करोड़ों दूध के बर्तन और दूर बंधा हुआ एक कमजोर भूखा बछड़ा, किसी ने लगा दिए थे मुखौटे उन बार्सिलोना की नंगी वैश्याओं के चेहरों पर, किसी ने दिखाई प्रसव की असहनीय पीड़ा में शांति की अनुभूति प्रेम के मात्र एक स्पर्श से, किसी ने खींच काली लकीरें दर्शाई आंखें मनुष्यों की, जानवरों की ढेर भयग्रस्त आंखें, हाथ कुछ टूटे कुछ टूटने को और मुंह भूखे भौचक खुले हुए, किसी के रोगी मस्तिष्क ने उस असाइलम की खिड़की से देख ली थी वो अद्भुत सितारी रात जिसकी कालिमा चमत्कृत थी सूरज चांद तारों की सफेदी से, कोई बना गया था रातों रात एक दृश्य जिसमें नर्स थी वो सुपर हीरो और सुपरमैन कचरे के डिब्बे में, किसी ने समझा दी थी बालकनी में खड़े उस अलग नग्न आदमी को ये बात कि वो खुश नहीं कर सकता सबको, किसी ने कहा लव इज माई रिलीजन आई कुड डाई फॉर इट, अभी अभी कहा किसी ने आवर मेन डू नॉट बिलोंग टू अस, स्टिल आई राइज कहा किसी ने कहा एकला चलो रे जोड़ी तो डाक शुने क्यों ना आशे तो बे एकला चलो रे, किसी ने क्योंकि किसी ने और किसी ने भी कहा उकेरा खींचा, इसलिए बस इसलिए कि कहा गया उकेरा गया खींचा गया बेधार हुए वो ना दिखने वाले खंजर जो वहां रहते हैं जहां हम तुम, बहुत अच्छे, हम तुम दिखते हैं पर वो नहीं, हम तुम दिखते हैं इनके घाव नहीं, हम तुम सहते हैं इनके घाव, मार काट छील देते हैं ये अतड़ियां अदृश्य होकर, रिश्ता है खून सदियों सड़ता है घाव, उस सड़ांध से उपजती है कुछ और लकीरें, कुछ और चित्र, कुछ और शब्द, बेधार करने कुछ और उन ना दिखने वाले खंजरों को जो वहां रहते हैं जहां हम तुम। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी कविता है, जो दूसरी कविता है वो है जुबान। भाषा और ब्रिटिश राज ने हमारी जबान का क्या किया, या जहाँ कहीं भी कोलोनाइजेशन रहा है वहां पे जो वहाँ की जबानें थी उनका क्या हुआ, और किस तरह से इसने पीढ़ियों में दूरियां खड़ी की, इसका उसका जिक्र है इस कविता में। तो यह है जुबान। मेरे परदादा में दादा बसते थे, मेरे दादा में पापा, पापा में मैं,
परदादा भी उनके पापा में, उनके पापा उनके दादा में, उनके दादा उनके परदादा में। सदियों से बस यूं ही बसा करते थे हम तुम एक दूसरे में। परदादा प्रार्थना करते तो दादा शीश झुकाते, पापा शीश झुकाते। परदादा गाते तो संग दादा गुनगुनाते, पापा गुनगुनाते। परदादा के चुटकुले पर दादा हंसते, पापा खिलखिलाते। परदादा की परियों से दादा ने बातें की, पापा ने बातें की। उनकी लोरी से दादा सोए, पापा सोए। जो पापा तुतलाए तो दादा ने सुधारा, पर दादा ने भी। फिर एक दिन दूर सफेद देश से एक मदारी आया। कई खेल थे उसके पिटारे में, जादू भी सफेद सफेद। आंखें फाड़े सबने खेल देखे, सबने सराहा, तालियां पीटी। जादू में बंधे पापा उसके करीब पहुंचे। पापा बोले तो वो हंस दिया, पापा गाए तो वो चीख दिया। पापा ने प्रार्थना की तो उसने कान बंद कर लिए। पापा सहम गए। फिर हिम्मत जुटा उससे पूछे, जो यूं नहीं तो फिर कैसे? बस फिर क्या था? उसने जादू से पापा में बसी मेरी जबान बदल दी। मुझे उस जबान में हंसना था, रोना था, गाना था, सोना था। मैं अब भी तुतलाती हूं, पापा नहीं समझ पाते मेरा तुतलाना। दादा नहीं हंसते मेरे चुटकुलों पर और ना ही मैं उनके। पर दादा की परियां नहीं आती मेरे करीब। परदादा गाते हैं तो संग दादा गुनगुनाते हैं, पापा गुनगुनाते हैं। मैं हेडफोन लगा ढोंग करती हूं उनके साथ झूमने का। उन्हें पता है नहीं बच सकते अब हम एक दूसरे में। हम जबान नहीं अब हम जबान नहीं अब हम। धन्यवाद। बहुत अच्छा ऋचा जी, बहुत एक अच्छे, और अद्भुत। बहुत अच्छा कविता पाठ। और हमें लगा ही नहीं कि ये कब समाप्त हो गई आपकी कविता। हम निरंतरता में थे आपकी इस कविता में। और मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कविता सिर्फ वो नहीं जो आपके मन मस्तिष्क को हमेशा आनंदित करे, कविता असलियत में वो होती है जो आपके हृदय को झकझोरती है। और आपकी कविता ने कुछ ऐसा ही किया। और ये सिर्फ मैं नहीं, पूरे यहाँ जितने भी समस्त परिवार के हमारे सदस्य हैं, सभी का ऐसा ही मानना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम लोग एक छोटी सी कविता और थी, समय के हिसाब से अगर जी जी, नहीं, स्वागत है, बगैर भूमिका के करें। बिल्कुल बिल्कुल ओके। ये विकलांग बच्चों के ऊपर है, बिल्कुल छोटी सी कविता है, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग पसंद करेंगे। नाम है गुइया। गुइया गुइया ने पहले पैर निकाले फिर छोटी सी मुंडी। गुइया ने पहले पैर निकाले फिर छोटी सी मुंडी। सब बोले जूजू बाबा, माँ बाबा बोले हमारी गुइया। गिरी गिरी पर चली, डरी डरी पर बोली, धीरे धीरे पर समझी। फिर एक दिन गुइया ने एक घंटी सुनी। गुइया भी बस्ता लेके दौड़ी। सब अंदर, गुइया रह गई बाहर। दिनों दिन सालों साल बस्ते के साथ। अब गुइया 45 की है। रोज 2 अलार्म लगाती है। बिस्तर पर खड़े होकर जनगण मन गाती है। बस्ता खोलती है सवालों के साथ, बांधती है सवालों के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी, ये जरूर कहूंगा कि एक अद्भुत। है कविता लिखना, लेकिन आप जिस शैली से अपनी कविताएं सुनाती हैं, उन शब्दों में आप जीवंतता ला देती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सशक्त कविता और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। बधाई। बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम इस कार्यक्रम को आगे गति देते हैं और हम अगले कवि की ओर चलते हैं। आशुतोष कुमार जी,
मैं आपको इनसे परिचय में इतना बताऊं कि ये हमारे ब्रिटेन के एक और नवतरु में से हैं। पेशे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कार्यरत हैं। एक कविता संग्रह इनका भारतीय उच्चायोग लंदन से अनुमोदित भी है। और ये अपने विचारों को हम देखेंगे जब ये अपना कविता पाठ करेंगे, लेकिन जहां तक मुझे समझ है कि अपने विचारों को सरलतम से सरलतम शब्दों में ये पिरोते हैं और मूलतः सामाजिक परिस्थितियां, मौलिक परिवेश आदि इनकी कविताओं में झलकता है। साथ ही सुमधुर कंठ के भी स्वामी हैं, जो इनके शब्दों को, इनके भावों को नई दिशा देते हैं। हम देखेंगे। मुझे अदम गोंडवी जी का एक शेर याद आता है, आशुतोष बाबू आप जब तक आते हो, कि चांद है जेरे कदम, चांद है जेरे कदम, सूरज खिलौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में किरदार बौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में किरदार बौना हो गया। आइए आशुतोष जी, ये पूरा पटल आपका स्वागत करता है। आशुतोष जी आ रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें और आज के कवि सम्मेलन में वाह की आवश्यकता नहीं है और हम उसके लिए बात का समय रखेंगे। तो सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें। हमारे कवियों को जब कविता पाठ करते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आज के अध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी को प्रणाम करता हूं। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि अरुण माहेश्वरी जी को प्रणाम करता हूं। वीरेंद्र शर्मा जी, पद्मेश जी, दिव्या जी, अलका जी और बाकी जो हमारे कविगण यहाँ उपस्थित हैं, सब सबको प्रणाम। सब लोगों ने बहुत अच्छा पाठ किया अब तक। मित्रों, आज प्रवासी भारतीय दिवस है। तो जब हम भारत से यहाँ आते हैं या कहीं और जाते हैं तो एक प्रवासी की क्या मनस्थिति होती है, तो उस पर ये कुछ पंक्तियां हैं। सारी उम्मीदें सारी हसरतें तोड़ आया हूं, बहती आंखों को चौखट पे तन्हा छोड़ आया हूं। सारी उम्मीदें सारी हसरतें तोड़ आया हूं, बहती आंखों को चौखट पे तन्हा छोड़ आया हूं। सपनों के मुंडेर पर जलाने हैं अतीत के बुझे दिए, सपनों के मुंडेर पर जलाने हैं अतीत के बुझे दिए, इसलिए घर के जुगनुओं से मुंह मोड़ आया हूं। न जाने कब हो मैसर फिर माँ का आंचल, साल में एक ही बार हमें मैसर होता है। न जाने कब हो मैसर फिर माँ का आंचल, उस दामन में अपनी रूह छोड़ आया हूं। जिसकी मिट्टी से बना है ये खिलौना मेरा, जिसकी मिट्टी से बना है ये खिलौना मेरा, बेकार समझकर उसकी गुल्लक में फोड़ आया हूं। और फिर यहाँ जब अपने आप को हम थोड़ा संभालते हैं तो उन यादों के सहारे हम रहते हैं। तो एक शेर और दो मतलब इसके लिए। हम वो परवाने नहीं जो गम की लौ में है जलते, यादें ही हमदम हैं अपनी, हम नहीं तन्हा हैं चलते। दूर कितने भी हैं दोनों पर मिले हैं दिल जो अपने, ये मीलों के फासले भी अब नहीं हमको हैं खलते। रहमत की होती बारिशें पर किस्मत की चादर फटी, घर मिल जाता जो रफूगर तो नहीं दर बदर भटकते, तो नहीं दर बदर भटकते। मित्रों, आज कल हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। तो हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां। परदेश में रह कर जब हम जड़ से कटने लगते हैं, परदेश में रह कर जब हम जड़ से कटने लगते हैं, पूरब और पश्चिम में जब रास्ते बंटने लगते हैं, हिंदी अपनी मिट्टी से जुड़ने का हुनर देती है, अनजाने देशों में भी अपना सा घर देती है। हिंदी क्या देती है? नमस्ते बीना आंटी जी, कैसे हैं आप? कृपया आप म्यूट कर लें। तो हिंदी अपनी मिट्टी से जुड़ने का हुनर देती है, अनजाने देशों में भी अपना सा घर देती है। भारत से जो भी परिंदे दाना चुनने आते हैं, हर प्रांत से निज भाषा को संग में वे लाते हैं,
उड़ने को साथ में सबको एक सफर देती है, एक डोर में उनको बिंध कर माला सा कर देती है। रामायण भगवत गीता वेदों को जब पढ़ते हैं, आध्यात्म की राहों में जब आगे को हम बढ़ते हैं। रामायण भगवत गीता वेदों को जब पढ़ते हैं, आध्यात्म की राहों में जब आगे को हम बढ़ते हैं। हिंदी हर ज्ञान को मन में सहज ही धर देती है, भक्ति रूपी सीता जी को श्री राम सावर देती है, भक्ति रूपी सीता जी को श्री राम सावर देती है। तो मित्रों, ये थी हिंदी दिवस पे कविता। अब एक गजल के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। तो अभी अंतरिपा जी ने दहेज प्रथा के ऊपर एक सशक्त कविता सुनाई मित्रों। तो ये जो हमारी कहें कि स्त्री शक्ति या नारी शक्ति के ऊपर जो विपदाएं हैं भारत में, उसके ऊपर है ये। तो आइए सुनते मित्रों। आबरू अब रोज हैवानों के हत्थे चढ़ रही है, आबरू अब रोज हैवानों के हत्थे चढ़ रही है। लोग गिरते जा रहे हैं, बेहयाई बढ़ रही है। लोग गिरते जा रहे हैं, बेहयाई बढ़ रही है। ना खुदा ना देख पाए एक भंवर ऐसा बनाकर, ना खुदा ना देख पाए एक भंवर ऐसा बनाकर। लहर अपनी गलतियां कश्ती के मत्थे मढ़ रही है, लहर अपनी गलतियां कश्ती के मत्थे मढ़ रही है। जल रही जिंदा चिता पर जिस्म पर तेजाब ओढ़े, जल रही जिंदा चिता पर जिस्म पर तेजाब ओढ़े। हाल पर उसकी सितम भी एक कहानी गढ़ रही है, हाल पर उसकी सितम भी एक कहानी गढ़ रही है। और अगला शेर। जानने होगा उन चरागों का भी मुस्तकबिल भला क्या, मुस्तकबिल फ्यूचर भविष्य। जाने होगा उन चरागों का भी मुस्तकबिल भला क्या। आंधियां अब चाक के कच्चे दियों तक बढ़ रही हैं, आंधियां अब चाक के कच्चे दियों तक बढ़ रही हैं। मासूम बच्चियों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अंतिम शेर। इस कदर दहशत में हैं सारे परिंदे अब शजर के, इस कदर दहशत में हैं सारे परिंदे अब शजर के। चुप के हर माँ अपने बच्चों की पेशानी पढ़ रही है, चुप के हर माँ अपने बच्चों की पेशानी पढ़ रही है। लोग गिरते जा रहे हैं, बेहयाई बढ़ रही है। जी बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता पाठ किया आपने आशुतोष जी, आपको बहुत सारी बधाइयां। और जैसा कि मैंने आप लोगों को परिचय में बोला था, बहुत ही शहद भरे सरल शब्दों में ये अपनी बात रखते हैं, हमने देखा ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास हैं कवित्री तिथि दानी जी। तिथि जी एक सशक्त कवित्री तो है ही, जो कि आज हम देखेंगे उनके कविता पाठ में। इसके अलावा वे स्वतंत्र पत्रकारिता भी करती हैं। मुझे ये भी पता चला है कि वो हिंदी की शिक्षिका भी हैं, अनुवादक की भूमिका तो अदा करती ही हैं।
उनका एक कविता संग्रह है प्रार्थनारत बत्तखें, जो भारतीय उच्चायोग से अनुमोदित है और इसे मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन के प्रतिष्ठित वागीश्वरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपकी कविताएं मैंने जितना सुना है इनको, उसके हिसाब से ये पंक्ति में बोल रहा हूं कि इनकी जो कविताएं हैं वो विषय के अंतहीन छोर तक उसे संजोती हैं, अंत तक जाती हैं। और आप जब तक आते हो तिथि जी, मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं आपके स्वागत में कि क्यों कहते हो लिखने को, क्यों कहते हो लिखने को, पढ़ लो आंखें सहृदय, क्यों कहते हो लिखने को, पढ़ लो आंखें सहृदय, मेरी सब मौन व्यथाएं, मेरी पीड़ा का परिचय, मेरी पीड़ा का परिचय। आइए तिथि जी, आपका स्वागत है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है और एक बार मैं सबका फिर से आभार व्यक्त करती हुई अपनी कविता का पाठ शुरू करती हूँ। आज एक पुरानी कविता सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है खाना बदोश। उनका माथे पर रखना हाथ वह नहीं होता जो हमें अब तक सिखाया गया है। उनका माथे पर रखना हाथ वह नहीं होता जो हमें अब तक सिखाया गया है, बल्कि छोड़ देना होता है किस्मत का साथ। उनकी जिंदगी कोसती है उनकी किस्मत को, उन्हें कमजोर पड़ता देखकर वह होना चाहती है खुद खुश, पहचान कर अपना वजूद उनका सिरहाना बने पत्थरों में। उनकी जिंदगी कोसती है उनकी किस्मत को, उन्हें कमजोर पड़ता देखकर वह होना चाहती है खुद खुश, पहचान कर अपना वजूद उनका सिरहाना बने पत्थरों में। इठलाना चाहती है इस बात पर, भेजती है जिंदगी किस्मत को बार बार उनके पास और सख्ती से देती है उसे आदेश उनके बढ़ते कदमों को रोकने का, उनमें ठहराव लाने का। इसमें ढूंढना चाहती है जिंदगी अपना ठहराव, उनकी आंखों में देखना चाहती है अपना भय, अनभिज्ञ इस बात से कि भूख की ज्वाला से तपते हुए भी खुद को जलने से बचाया है उन्होंने अब तक। अनभिज्ञ इस बात से कि भूख की ज्वाला से तपते हुए भी खुद को जलने से बचाया है उन्होंने अब तक। खाली बर्तन के पकवानों से भरा रहने की कल्पना को बनाया है उन्होंने अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न और जरूरी हिस्सा। खाली बर्तन के पकवानों से भरा रहने की कल्पना को बनाया है उन्होंने अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न और जरूरी हिस्सा। अब तक वे पार कर चुके हैं कटीली झाड़ियों, धूल भरे रास्तों को। कोबरा जाति के कई नागों के डंक अब भी चुभे हैं उनके पैरों में। उनमें मौजूद स्त्रियों के जिस्मों से ज्यादा आत्माओं पर हैं कई निशान। नया नहीं, शेष नहीं कोई भी अनुभव अब उनके लिए, क्योंकि वे हैं खाना बदोश। तो ये मेरी पुरानी कविता थी जी। अब मैं थोड़ा अपनी नई कविता की ओर बढ़ती हूँ और जो मैंने कल ही लिखी है, इसका शीर्षक है सृजन। जल्दबाजी में लिखी गई कविताओं ने भी दिया मुझे बहुत कुछ। जल्दबाजी में लिखी गई कविताओं ने भी दिया मुझे बहुत कुछ। ते जल्दबाजियां जो अक्सर रात के 3 बजा देती थी, एक रहस्यमयी संसार से आती लगती। कल रात सुनाई दी लोमड़ी की आवाज, कल रात सुनाई दी लोमड़ी की आवाज, उसमें मिश्रित वुडन चाइम्स की ध्वनि, हल्की, बिल्कुल हल्की, फर की तरह। और लोमड़ी ने गाना शुरू कर दिया। फिर साज दिया हवा पर सवार वुडन चाइम्स ने। कटक कटक, हुआ हुआ, ये एक और आवाज आई। घड़ी ने जोर से टिक टिक किया। एक नए संगीत का सृजन हुआ। बतौर लेखक मेरी संतानें जन्म ले रही हैं, अब उनकी परवरिश मेरी जिम्मेदारी है।
इस बोध के साथ लग जाती है मेरी नींद। सुबह जब उठती हूँ तो पता चलता है 2 नई कविताएं मेरे आगोश में सो रही हैं। तो एक और कविता है मेरी जो मैंने तिथि, अब अंतिम कविता अगर जी हो जी अंतिम कविता है ये। इसका शीर्षक है एकाधिकार का दहन। जो मैंने 2 औरतों को देखा कि वो क्रियाकर्म का काम कर रही हैं और एक परंपराओं को तोड़ने का साहस कर रही है। सिर्फ शव नहीं जलाया आज उसने, दफन कर दी शताब्दियों से लदी लज्जा की बोरी, साथ ही खून चूसने वाली रूढ़ियों की जोक भी। जो ताना छप्पर एक बार में सुदृढ़ इरादों का, कि तानों के भूतों की बारिश को दे दिया दगा। पेट की अग्नि के आंसू चिता की अग्नि के वजन से भारी पड़े। निराधार मूल्यों और परंपराओं की केंचुली छोड़ता कुरीतियों के बीच से दबे पांव निकला कर्तव्यों का नाग। वह उनकी भौहों के बीचों बीच जम गया और बेझिझक किया उसने क्रियाकर्म। अब कहाँ मिलता है ऐसा अति दुर्लभ साहस? क्या इसकी कोई दुकान खोली गई है मनुष्यता के बाजार में? सबने देखा वह पर्वत है या कोई शिला, जिसकी त्वचा के दर्पण पर अपने आप को विकलांग देख रहा है हर प्रहार। जिस दिन जलाया उसने अपने पति और ससुर का शव, उस दिन से नहीं कांपे उसके हाथ आज तक। जला चुकी है अब तक वह हजारों शव। अग्नि की पवित्रता ने हर लिया है वर्जनाओं का दुस्साहस। श्रम के नए सिद्धांत किए हैं प्रतिपादित। लज्जा और संकोच से ठसाठस भरी बोरियों को खाली किया है उसने। चुपके से राख के ढेर में भस्म हो गए हैं जिसमें अनैतिक प्रतिबंधों के राक्षस। नैनों से फूट पड़ा है एक ज्वालामुखी। चिता को अग्नि देते हुए वज्र हो गए हैं उसके हाथ। आज सूर्य की किरणों को हो रहा है अपने प्रकाश पर मान। लेकिन क्यों? अव्वल तो उन महिलाओं ने पौरुष की शाला में लिया है दाखिला। अव्वल तो उन महिलाओं ने पौरुष की शाला में लिया है दाखिला। दूजा, शताब्दियों से चले आ रहे क्रियाकर्म के एकाधिकार का आज किया है श्राद्ध। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिथि। और आज के हम जब कवियों को सुन रहे हैं, इन हमारे ब्रिटेन के नवोदित रचनाकारों को, तो यह बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि उन सबके अंदर इतनी क्षमता है कि उनके एकल काव्य पाठ किए जा सके हैं और उन्हें और अधिक सुना जा सके। लेकिन अब मैं निमंत्रित करना चाहता हूं आज के संचालक को और आशीष मिश्र जी को, जिन्हें मैं मानता हूं कि ब्रिटेन में हिंदी कविता के ये सूर्योदय हैं। और आशीष जी, आपने, मैं बहुत संक्षिप्त में यही बात कहता हूँ कि जितने आपने गुण सभी कवियों में बताए हैं, वो सारे गुण मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वो सब आपके ऊपर भी लागू होते हैं। और आप ही की शैली में मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। कुंवर बेचैन जी का शेर है कि मुश्किल है दिल पे दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। और बहते हुए पानी पर पानी लिखना आता है आशीष मिश्र जी को। स्वागत है आशीष जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत पद्मेश जी। मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं और बगैर किसी भूमिका के मैं जल्दी से 2 कविता इस पटल पर रखूंगा, एक मेरी पुरानी और एक नई, आप लोगों के हस्ताक्षर लेने के लिए। और वो पहली कविता कुछ इस तरह से है कि लहरों में हिचकोले तो हैं जीवन का स्वभाव, लहरों में हिचकोले तो हैं जीवन का स्वभाव। कभी अकेले में बैठा तो लगता नया पड़ाव, कभी अकेले में बैठा तो लगता नया पड़ाव। अब मानो नदिया किसी मोड़ पर ठहरी सी बैठी हो, मानो नदिया किसी मोड़ पर ठहरी सी बैठी हो, और नाविक को नई राह पर आने को कहती हो। नाविक की पतवार भी उसको धीरे से समझाती, और अपने अंतर द्वार को जैसे पढ़ने को उकसाती। हाँ, झट से मन की रस्सी पकड़ी पाने को ठहराव। जी लहरों में हिचकोले तो हैं जीवन का स्वभाव, जी लहरों में हिचकोले तो हैं जीवन का स्वभाव। अगला बंद है
कि किसी नएपन को पाने को चलता मनुज अकेला, किसी नएपन को पाने को चलता मनुज अकेला। हाँ अंबुज सा पाकर भी तो लगता नया बखेड़ा, सूने पथ पर चला जा रहा समय नया बतला कर, सूने पथ पर चला जा रहा समय नया बतला कर, और स्वयं को छोड़ चला हूं हृदय नया लगवा कर। ऐसे ही अनुनय में बंद कर, ऐसे ही अनुनय में बंद कर, होता है भटकाव लहरों में हिचकोले तो है जीवन का स्वभाव, कभी अकेले में बैठे तो लगता नया पड़ाव, लगता नया पड़ाव। धन्यवाद। मैं अगली कविता की ओर बढ़ता हूं कि ये एक शब्द यात्रा है, एक काव्य यात्रा कैसे विभिन्न पीठों को तिलक करती हुई एक कविता का रूप लेती है। वैसे तो कभी मैंने लिखी थी 2 पंक्तियां कि जो लिखा गया शब्दों के बल पर वह तो केवल तथ्य है, जो लिखा गया शब्दों के बल पर वह तो केवल तथ्य है, जो लिख ना पाया बस पीड़ा है, वही गहन है सत्य है, वही गहन है सत्य है। चलिए एक मैं अपनी एक काव्य यात्रा को एक शब्द शिल्प देने की कोशिश करी है। वो कुछ इस तरह से है कि अक्षरों को पूजते हैं शब्द की परिकल्पना से, अक्षरों को पूजते हैं शब्द की परिकल्पना से, और पंक्ति जो बनी फिर भावना की वंदना से, भावना की वंदना से। कह रहा हूं आज बीता या समय जो खूब रीता, शीत के प्याले हैं हारे मेघ हारे ग्रीष्म जीता, प्रेम या फिर द्वंद वाले वाक्य विकसित छंद वाले, जीवनी अनुबंध भांति टूटते तटबंध ताजे, हैं सभी हैं समाहित, हाँ सभी इसमें समाहित, स्याही की इस अल्पना से अक्षरों को पूजते हैं शब्द की परिकल्पना से, शब्द की परिकल्पना से। दे दिया है हृदय ने लीप कर अपना पटल, और दिया है घड़े में भीगते सपने सजल, झांक कर देखा सभी थे, झांक कर देखा सभी थे, पत्र में एक चेतना से अक्षरों को पूजते हैं शब्द की परिकल्पना से, अक्षरों को पूजते हैं शब्द की परिकल्पना से। और अंतिम बंद है इसका कि पंक्तियों में पल हैं बैठे, पंक्तियों में पल हैं बैठे, कुछ है रूठे कुछ है ऐठे, कुछ ने देखा है समर्पण, कुछ है खंडित प्रेम दर्पण, क्षण भरे आनंद के भी और लिखे इस पंद के भी, ये सुबह ये सभी उन्मुक्त बहकर, ये सभी उन्मुक्त बहकर, भोर की है लालिमा से अक्षरों को पूजते हैं शब्द की परिकल्पना से, और भक्ति जो बने जो भावना की वंदना से, भावना की वंदना से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और आप सभी लोगों का जो आज इस कार्यक्रम में आए हमारे ब्रिटेन की इस नई पौध को अपना आशीर्वाद देने। मैं अपने इस भाव को, अपनी सोच को, इस लोभ को संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कुछ भाव यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 3 दशकों से 1990 से मैं ब्रिटेन के हिंदी साहित्य और हिंदी के लोगों से जुड़ा रहा हूं, और मैं अगर लौटता हूं, थोड़े से कुछ पन्ने पलटता हूं आज के इन कवियों को, कविताओं को सुनकर, तो मुझे 90 का दशक का वह शुरुआती दौर याद आता है जब मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पर निखिल कौशिक, गौतम सचदेव, सत्येंद्र श्रीवास्तव, अचला शर्मा, ओंकार नाथ श्रीवास्तव जी, कीर्ति चौधरी, सोहन राही, चमन लाल चमन, ये लोग इस देश में, ब्रिटेन में हिंदी कविता के सरताज हुआ करते थे। और 90 के अंत की ओर जहाँ जो मैंने पाया उसमें दिव्या माथुर, उषा राजेश, शैल अग्रवाल, उषा वर्मा, प्राण शर्मा जी, ये लोग सब प्रकाश में आने लगे।
और जब 2000 का दशक शुरू हुआ तो उसमें जय वर्मा जी के अलावा अनिल शर्मा जोशी जी जब यहाँ पर हिंदी और संस्कृति अधिकारी के रूप में ब्रिटेन में आए, तो उस समय मेरी पीढ़ी और अनिल शर्मा जी की, हम लोग के आसपास की पीढ़ियों में मोहन राणा, तितीक्षा शाह, वंदना मुकेश, अजय त्रिपाठी, तेजेंद्र शर्मा, ब्रिज गोयल, दिवाकर सुकुल, अरुण अस्थाना, इन लोगों का एक हुजूम तैयार हुआ कवियों का। और जो यहाँ पे स्थापित कवि थे और हम लोग जो नवोदित कवि थे, हम लोग के साथ एक ऐसा माहौल बना इस देश में जिसे हिंदी कविता का यदि कहा जाए तो स्वर्णिम युग माना जा सकता है। एक ऐसा समय आया कि जैसे भारत के कवियों की आवश्यकता ही नहीं है, और ब्रिटेन में ही हमारे 3-4 कवि सम्मेलन मैनचेस्टर, बर्मिंघम और नॉटिंघम, लंदन में होने लगे, केवल ब्रिटेन के यहाँ के स्थानीय कवियों के। और वही वो समय था जब सत्येंद्र श्रीवास्तव जी ने अपने एक लेख में लिखा था कि जैसे ब्रिटेन में हिंदी कविता का, साहित्य का विस्फोट हो गया है। और वही समय था जब अरुण माहेश्वरी जी जब 1999 में विश्व हिंदी सम्मेलन में यहाँ पर आए, वाणी प्रकाशन के प्रबंधक, और मेरी उनसे मित्रता हुई, जान पहचान हुई, तो वे भी उस 2000 के दशक में हमारे साथ जुड़े। और यहाँ के लेखकों का प्रकाशन, हिंदी के जो प्रतिष्ठित प्रकाशक हुआ करते थे और हैं अभी, तो उनके साथ उनका एक जुड़ाव और संबंध स्थापित हुआ। यूके के कवियों को वो एक समय था कि जब भारत की हिंदी की मूल धारा से जुड़ने की शुरुआत हुई, प्रकाशकों के संपर्क में आए, विश्वविद्यालयों में यहाँ के लेखकों को मान्यता मिलने लगी, और वर्ष में 3 से 4 कवि सम्मेलन यहाँ पे होने लगे। तो वह एक बड़ा सुंदर और बड़ा स्वर्णिम दशक रहा 2000 का। देखिए, मैं देखता हूँ और जो मैं अपनी दृष्टि से जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहाँ से 2010 का जो दशक था, वो कुछ मैं कहूँगा या तो निराशाजनक रहा या वो ट्रांजिशनल डिकेड भी माना जा सकता है। उसका कारण ये था कि हमारी जो एक पूरी पीढ़ी थी 90 के दशक की, सत्येंद्र जी, गौतम जी, चमन लाल चमन जी, ओंकार जी, कीर्ति जी, प्राण शर्मा जी, ये लोग अस्वस्थ रहने लगे या धीरे-धीरे हम लोग को छोड़कर जाने लगे। और यहाँ के जो उस समय के जो सशक्त कविताएँ लिख रहे थे, उषा जी, तितीक्षा, दिव्या जी, इन लोगों का कुछ मुझे लगा कि कविताओं के सक्रिय लेखन से दूरियाँ पैदा होने लगी हैं। और मैं भी कुछ समय के लिए जैसे अवकाश में चला गया था उन दिनों हिंदी से। तो लेकिन जो 2010 का दशक था उसमें कुछ रचनाकार निश्चित रूप से यहाँ पर आए, और जिसका मैं समझता हूँ कि शिखा वार्ष्णेय जी मेरा ख्याल 2009 या 10 के में आई थी इस देश में, और उन्होंने मुझे लगता है कि जैसे अपने कंधे पर यहाँ की हिंदी कविता को ढोती रही, उसका नेतृत्व करती रही और निरंतर लिखती रही सोशल मीडिया वगैरह पर। लेकिन ये जो अब ये नया दशक आया है 2000 का, ये एक नए लेखकों का आज मुझे नया दौर और स्वर्णिम दौर लग रहा है, नई संभावनाओं का पूरा दशक लग रहा है जब मैं ब्रिटेन में हिंदी कविता की बात करता हूँ। और आज जो हमने ये कवि सम्मेलन यहाँ पर देखा और आज जो गोष्ठी हुई, तो यहाँ पर मैं उन्हीं डायरी के पन्नों को वहाँ पर उनसे जोड़ते हुए ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हम तिथि दानी जी की कविताओं में, तिथि की कविताओं की जो गहनता है, उनकी जो लेखन शैली की बात करें तो मोहन राणा जैसे शीर्ष कवि की छवि मिलती है। और तिथि जी की जो लंबी कविताएं हैं, जैसे वो अपने विषय को हर कोण से उसकी जड़ों में पहुंचकर प्रस्तुत करने की जो उनकी क्षमता है, अद्भुत क्षमता, अनिल शर्मा जोशी जी की कविताओं की याद दिलाती है, लंबी कविताओं के कवि। वहीं ऋचा जैन की रचनाओं में मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव जी की बौद्धिकता की झलक पाता हूँ। वहीं अभिषेक त्रिपाठी जी की कविताओं में व्यंग की धार, दूसरी तरफ गंभीर गीत लिखने की प्रतिभा मुझे गौतम सचदेव जी की याद दिलाती है। आशुतोष कुमार जी और आशीष मिश्र जी को इधर जितना मैंने सुना और पढ़ा, इनके गीत और गजलों की जो शैली है, उसके अलावा जो लिखने की आग मैं देख रहा हूँ और निरंतरता देख रहा हूँ, वो मुझे सोहन राही, प्राण शर्मा, चमन लाल चमन से कहीं भी कम नहीं लगती है, जो मेरा उनका साथ रहा और जो मैं ये साथ को यहाँ पर आज देख रहा हूँ। वहीं अंतरिपा जी की रचनाएं, वही दिव्या माथुर जी, अचला शर्मा जी, उषा राजे जी, शैल जी जैसे कवियों की संवेदनाओं से मुझे ओत-प्रोत नजर आती हैं। और मैं यह भी बताता चलूं कि ऐसे कुछ और भी लेखक हैं यहाँ पर जो गंभीरता से हिंदी कविता को समृद्ध कर रहे हैं, परंतु आज मंच पर नहीं है, जैसे इंदु बरौट जी हैं, शिफाली फ्रॉस्ट जी हैं, और भी ऐसे कुछ रचनाकार हैं जिनको हम निश्चित रूप से मंच पर लाना चाहेंगे और उनका परिचय करवाना चाहेंगे ब्रिटेन की मूलधारा से और भारत में हिंदी साहित्य की मूलधारा से। और साथ में अंत में मैं ये भी कहता चलूं कि जो आशीष मिश्र जी हैं, उनके विषय में यह मैं जोड़ता चलूं कि मैं
पूरे गर्व के साथ और पूरे अधिकार के साथ कहता हूं कि अब इंग्लैंड के कवि सम्मेलन मंच को पद्मेश गुप्त से भी कहीं अधिक और श्रेष्ठ और बेहतर संचालक भी मिल चुका है। और वैसे मेरा इंटेंशन यहाँ किसी तुलनात्मक अध्ययन का नहीं था और ना है। मैं पुराने और नए कवियों के बीच में जो मैंने बात कही, क्योंकि मैं वो सब उनका मेरा साथ रहा है, सानिध्य रहा है, तो उन स्मृतियों में जो झलक पा रहा हूँ, जो छवि पे देख पा रहा हूँ, मैं उसको साझा करने के उस लोक को समरण नहीं कर पा रहा हूँ। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा आज की जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ इस वक्तव्य में, पुराने रचनाकारों को स्मरण का उद्देश्य मेरा आज यही है कि आज मैं औपचारिक रूप से इन कवियों को, आज के कवियों को ब्रिटेन की हिंदी कविता की मूल धारा से जोड़ता हूं, यहाँ के काव्य इतिहास से जोड़ता हूं। और अब आवश्यकता है इन्हें अरुण माहेश्वरी जी और अनिल शर्मा जोशी जी, आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन की, और मैं मार्गदर्शन ही नहीं कहूंगा बल्कि मार्ग खोलने की, बल्कि वायु मार्ग खोलने की, जिससे यह अब भारत की, विश्व की हिंदी की मूल धारा से जुड़ सके, सोशल मीडिया से ऊपर उठकर हमारे साहित्य की जो परंपरागत मंच है और जो परंपरा है वहां आपके माध्यम से स्थापित हो सके, जो प्रतिष्ठित प्रकाशन है उनमें स्थान पा सके, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तक पहुंचे और शीर्ष रचनाकारों का आशीर्वचन प्राप्त कर सके, जो प्रवासी साहित्य निखर रहा है पूरे विश्व में उसमें अपना एक शीर्ष स्थान प्राप्त कर सके और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों और शिखर को प्राप्त करें। मुझे ऐसा लगता है कि यह कवि जिन्होंने आज पाठ किया है, जिनके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी मैच्योरिटी के साथ लिख रहे हैं और प्रकाशित भी हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से वह स्थान पा सके जिसके ये हकदार हैं और सोशल मीडिया के आई क्लाउड में कहीं लुप्त ना हो, बल्कि श्रेष्ठ लाइब्रेरियों में पहुंचे और जो नए विद्यार्थी हैं हिंदी के दुनिया में उन तक पहुंचे। और यदि ऐसा हुआ तो हमारा हिंदी साहित्य इस समय की रचनाओं से वंचित हो जाएगा यदि ऐसा ना हो पाया। इसे बचाना हम हिंदी के कार्यकर्ताओं का फर्ज है, ड्यूटी है। हम इन्हें कई चर्चाओं में नवोदित कवि कह देते हैं परिवार का सदस्य मानकर, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि ये लोग हाई स्कूल इंटर के छात्र हैं। यह सब हिंदी कविता के ग्रेजुएट्स हैं और इनके लेखन के साथ न्याय होना चाहिए। आज के आयोजन का और हमारी संस्था का, वातायन का यही उद्देश्य है। आज के इस आयोजन में आशीष जी ने शुरू में कहा था कि ये विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप लोग इस समय शिक्षक हैं और जितनी कविताएं आप लोगों ने सुनाई हैं उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत प्रेरणा मिल रही है। इन शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि अरुण माहेश्वरी जी की ओर मुखातिब होना चाहता हूँ। अरुण माहेश्वरी जी का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ के कवियों को भारत तक पहुंचाने का। आप जानते हैं वाणी प्रकाशन कितना प्रतिष्ठित प्रकाशन है, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ के नए रचनाकारों को 2000 के दशक में शुरुआती दौर में न सिर्फ प्रकाशित किया, बल्कि उस समय यूके हिंदी समिति के माध्यम से हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था कि हर वर्ष यहाँ की किसी एक श्रेष्ठ पांडुलिपि का चयन कर हम उसे प्रकाशित करेंगे, जिसमें वाणी प्रकाशन में बहुत सहजता से हमारे साथ कोलैबोरेट किया और बहुत सी नई पांडुलिपियों को वहाँ पर प्रकाशित भी किया। तो मैं स्वागत करता हूँ अरुण माहेश्वरी जी, आप आए और जिस प्रकार से आपने हम लोगों को सहयोग दिया और प्रोत्साहन दिया, आपका परिचय मैंने दोनों तरफ से आज परिचय कराया और मैं सेतु का काम कर रहा हूँ। अरुण माहेश्वरी जी, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आपका स्वागत है। धन्यवाद पद्मेश जी। असल में आपने एक पूरा इतिहास, एक पूरी परंपरा का ही बखान कर दिया, जो कि हम यहाँ पर मुझे बहुत सारी बातें फिर याद होने लगी। और जो जिसे आप नई पौध कह रहे हैं, दरअसल ये नई पौध नहीं है, व्यवस्थित और विकसित पौध है। और जो इनकी कविताएं जो अभी हम लोग सुन रहे थे, दरअसल मैं ये महसूस कर रहा था कि ये कविताएं उमंग, दुख, दर्द के साथ साथ ये कविताएं मिथकीय कविताएं हैं और इन कविताओं में परंपराएं हैं। अच्छा, जैसे विश्व कविता किसे कहते हैं, यदि ये देखा जाए तो मैंने अभी आशुतोष जी की जो कविता सुनी या और भी, तो इन कविताओं में तो विश्व की आप झलक पा सकते हैं, विश्व की परंपराओं को पा सकते हैं। तो मुझे जैसे कि हम लोग जब 2000 के दशक में जब हम मिले थे और फिर हमने सब चीज, तो मैं यहाँ वैसे सबसे पहले पद्मेश जी को बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगा कि वहाँ ब्रिटेन में जो कवियों को आपने, और जो भारत से कवि गए, जो वहाँ के कवि थे, और जितने भी वहाँ पर आपके जिन बड़े कवियों का नाम लिया, जो अब कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन अभी जैसे वो निखिल जी की कविताएं सुन रहे थे, अद्भुत है। मतलब ऐसी चीजों को आप जब हम इन कवियों को सुनते हैं या इन
जिन्हें आप नए तो कह रहे हैं, लेकिन ये नए नहीं विकसित लोग हैं, लेकिन इनकी जो कविताएं सुनते हैं तो मुझे मतलब आज बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि बुद्धिनाथ मिश्र जी जैसे कवि भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो बीच में कुछ कमेंट्स करते हैं। तो ये बहुत ये इसका सब मैं श्रेय आपको देता हूँ, देना चाहूंगा जरूर, क्योंकि अभी हम वहाँ थे ना, वो उनका नाम भूल गया, जो कह रहे थे मुझे पद्मेश जी ने ही कवि बनाया, और वेस्ट बंगाल गवर्नर थे जो पहले तो त्रिपाठी जी। मतलब ये बड़ी बात है कि आप किसी को कार्यक्रम में बुलाते हैं, लेकिन वो धीरे सहज संभाव्य है ना, कि कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें हम सब लोगों को आपका आभारी होना चाहिए कि आपने इतने बड़े मंच को व्यवस्थित किया। और अब सही कहा आपने कि जो अभी जैसे अपने आशीष मिश्र जी ने जैसे संचालन किया कार्यक्रम का, तो ये बहुत सुंदर संचालन है। और मैं समझता हूँ कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक संचालक और एक कवि और मिला। आपकी जब मैं कविता आपकी अभी मुझे याद आ रही थी, वो चश्मा छड़ी है ना, वो आपकी जो सिग्नेचर कविता है उस आपके संग्रह में सागर का पंछी में। तो अभी ऐसी ही एक कविता यहाँ और सुनने को मिली। तो जो आपने युवा अवस्था में अपनी, युवा अवस्था मतलब ऐसा ना मानिएगा जो आपने कुछ समय पहले जो कविता लिखी थी, फिर वैसी ही कविता जो एक विश्व कविता की तरह है, वो यहाँ फिर आई। और आज इसका मतलब ये है कि मैं ये मानता हूँ कि समय लौट लौट कर आता है, क्योंकि बल्कि जो अभी व्यवस्थित कविता, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ वो सुनकर, उनकी कविता ऋचा जैन जी की जो कविता थी, कला को लेकर जो और विश्व को उन्होंने इस तरह से शब्दों में दिया। तो खैर मुझे आज बड़ा आनंद हुआ इस बारे में कि यहाँ मैंने आपके माध्यम से और इतने अच्छे कवियों को आज मैं सुना। दरअसल अभी तक हम लोग जाते थे तो कुछ कार्यक्रम होते थे और सबको सुनकर, लेकिन आज ये जो कार्यक्रम हुआ, ये आपने जिस तरह से ब्रिटेन का पूरा इतिहास एक तरह से यहाँ पर रख दिया कि किस तरह से, और फिर देखा जाए तो भारत में जितने भी भारत से कवि और लेखक जाते हैं, आपने उनको वहाँ भरपूर सम्मान देकर और उनको पेश किया ब्रिटेन के लोगों को। ऐसे ही ये भारत का भी कर्तव्य है और होता भी है कि यहाँ पर वहाँ के लोग आए और अपनी कविताएं और अपने साहित्य को यहाँ जैसे आपने बताया, बल्कि कुछ कविताएं जैसे ये ऐसी हैं जो कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा सकती, बहुत सरल है उनको उसमें आ जाना। अब जैसे अब ये सुना गया है तो ये कविताएं आए सामने तो जगह जगह इनका हो जाएगा भी। बल्कि आज प्रवासी और हिंदी दिवस को जैसे आप उत्साह उमंग से मना रहे हैं, मैं आप सबको यहाँ बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। एक कविता है, यह हमारा कर्म है कृति है, यह हमारा गर्व है, यह साधना है साध्य संघर्ष है, साध्य विनती। तो ये बहुत अच्छी कविता जो मैंने लगा कि आज मैं सबको यहाँ सुनाऊं। तो खैर मतलब ये आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ आप सबके साथ यहाँ सुनकर और नई चीजों को सुनकर, नई आवाज को सुनकर। हालांकि तिथि जी की तो पुस्तक आई थी, उनकी एक बहुत अच्छी कविता है, बचपन में लौटना चाहती हूँ। ये भी मैंने बहुत पहले कहीं अभी पढ़ा भी था इस कविता को, शायद किसी ने कहीं कोट किया होगा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उनकी किताब भी है शायद, वो बत्तख ऐसा कुछ है, वो भी अच्छी किताब ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई थी, तो काफी देखने में आई। बहरहाल ये एक बहुत सुंदर समय है और आप इन सबको एक साथ ला रहे हैं, आपने एक उत्साह दिया, तो ये एक बड़ी घटना है। क्योंकि जब आप गवर्नर साहब को कवि के रूप में ला सकते हैं, तो ये तो प्रॉपर कवि हैं, इनको आपने एक मंच पे लेके आए हैं, ये बहुत आनंद का विषय है। और आपको बहुत बहुत बधाई, और आप सभी बंधुओं को बहुत बधाई। आपकी पूरी कविताएं सुनी गई, गंभीरता से सुनी गई, और मैं सबका साधुवाद कि आपने यहाँ मुझे भी अवसर दिया सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि हम जो यहाँ के कवि हैं, हम एक सेतु बन सकें और आप तक उनको पहुंचा सकें। तो हमारा काम यहाँ पर एक प्रकार से वो जो हमने जो उस समय योजना बनाई गई थी यूके हिंदी समिति की ओर से, जो पांडुलिपि वातायन आती थी और हम लोग प्रकाश, वो बहुत अच्छी किताबें थी। आज भी वो उनकी भारतेंदु विमल जी की किताब, तो इस पर फिल्म भी बन गई,
और ऐसी बहुत सी किताबें आई, तो आप एक बहुत अच्छा सिलेक्शन वहाँ से कीजिए, जरूर यहाँ पर प्रकाशित होगा। और आजकल तो इतने माध्यम हैं उसको बहुत विश्व स्तर पर प्रचारित करने की चीजों के, तो आप कीजिए उसको, बहुत हम लोग उसे प्रकाशित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, और आपका सहयोग चाहिए, इसीलिए मैंने विशेष निवेदन किया कि आज आप अवश्य रहें इस कार्यक्रम में। आपकी भी व्यस्तताएं रहती हैं। इससे पूर्व कि मैं अनिल शर्मा जोशी जी को निमंत्रित करूं, हमारे साथ भारत के श्रेष्ठ रत्नकार बुद्धिनाथ मिश्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि आप जुड़ सके तो बुद्धिनाथ जी, आपसे संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा इस ब्रिटेन की के आज के जो हमारे कवि हैं उनकी कवि रचनाओं पर। बुद्धिनाथ जी, मुझे लगता है कि वो चले गए। आइए हम चलते हैं अनिल शर्मा जोशी जी की ओर। अनिल शर्मा जोशी जी के विषय में जैसे मैंने बताया था कि 2000 के दशक में जब वे यहाँ थे, आए थे 5 साल। पद्मेश जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर बुद्धिनाथ जी हैं अभी, मुझे दिखाई दे रहे हैं। बुद्धिनाथ जी, मैं हाथ जोड़ के बैठा हुआ हूँ। आग्रह है कि आप कुछ टिप्पणी करें आज के इस आयोजन पर। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सारे जो अभी कवि मैंने सुने वो सब मेरे लिए नए थे, तो मैं आश्चर्य कर रहा था कि वहाँ की जमीन पर इस तरह से हिंदी कविता कैसे पनप रही है, और इसमें एक नया रंग, एक नई रोशनी मुझे दिखाई पड़ रही थी। मैं साधुवाद देता हूँ वातायन को कि जिसने इस तरह के आयोजन करके लोगों को सामने रखा। ये सब नई पौध नहीं कहेंगे, लेकिन ये पौध हैं जो कि आगे जा करके वट वृक्ष बनेंगे। मैं अरुण जी को भी बहुत चमत्कृत हूँ कि उन्होंने तो पूरा समीक्षक का रूप आज अपना लिया, और पद्मेश जी ने मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी ब्रिटेन के हिंदी काव्य यात्रा के बारे में। तो पद्मेश जी ने जो जितने संक्षेप में सारी बातें कही, आज मैं बड़ा समृद्ध हुआ हूँ इस कार्यक्रम में आकर के। और धन्यवाद देता हूँ दिव्या जी को, जिनके कारण मैं उपस्थित हुआ, जिनके आग्रह पर। सबको बहुत बहुत बधाई, और इस तरह के कार्यक्रम बराबर होना चाहिए। वही इतना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिनाथ जी, आपकी उपस्थिति ही जो है यहाँ पर आशीर्वाद है आज के इस आयोजन के लिए। और विजय कुमार मिश्र ने बड़ा सुंदर संदेश भेजा कि नई पौध सही पौध, जो बड़ा हमें भी प्रोत्साहित करती है और गौरवान्वित कर रही है। आज हमारे ब्रिटेन में जो एक नया कविता का नया दशक और नया इतिहास हम रचने जा रहे हैं, और यही उद्देश्य है आज के इस आयोजन का। मैं आग्रह करता हूं अनिल शर्मा जोशी जी से, जैसा कि मैं बता रहा था कि उनका बहुत योगदान है हम लोगों के यहाँ पे जो हिंदी कविता का माहौल बना 2000 के दशक में। और महत्वपूर्ण बात मैं ये बताऊं कि अभी 2-2.5 सप्ताह पहले अनिल शर्मा जी जो हैं वो केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बैठक की थी जिसमें मुझे भी उन्हें निमंत्रित किया था। और केंद्रीय हिंदी संस्थान की एक पत्रिका निकलती है प्रवासी जगत, जो सरकारी पत्रिका है और शिक्षा मंत्रालय की पत्रिका है, केंद्रीय हिंदी संस्थान की पत्रिका है। तो उसमें कुछ वो कमल किशोर गोयनका जी भी थे और भी कुछ विद्वज्जन थे। तो मैंने वहाँ प्रस्ताव रखा कि हम क्या प्रवासी जगत में जो विश्व के प्रवासी नवोदित रचनाकार हैं, नवोदित से अर्थ यही है जैसा कि मैंने बताया कि नवोदित का मतलब वो हाई स्कूल इंटर के छात्र नहीं, बल्कि वो लोग जो अभी हिंदी की मूल धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, वहाँ मार्ग तलाश में हैं, तो उनके लिए हम कुछ कर सकें। और तत्काल अनिल शर्मा जोशी जी ने मुझे वह काम सौंपा और प्रवासी जगत वहां पर घोषणा भी की कि प्रवासी जगत का एक विशेष अंक प्रकाशित होगा जो प्रवासी नए रचनाकारों को समर्पित होगा। और उन्होंने मुझे ही ये काम सौंपा कि मैं वह काम करूं। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं अनिल शर्मा जोशी जी का, और आग्रह करता हूं अनिल जी आप आए और हमें और गौरवान्वित करें। अनिल जी, और मेरी इच्छा ये थी, हालांकि वो कविता आपने सुना दी अनिल जी अभी वहां पर, लेकिन अगर आपके पास हो तो दोबारा सुनाएं वह कविता करवट कटवट रात कर रही नींद कहाँ है, जिसने हम लोगों को उस समय इतना प्रभावित किया था और प्रेरणा दी थी। अनिल शर्मा जोशी जी, आपका स्वागत। क्या वीरेंद्र जी चले गए हैं क्या पद्मेश जी? हाँ, उनको अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि अगर वो हैं तो उनको सुनना चाहिए था। भाई अरुण महेश्वरी जी और जो हमारे वरिष्ठ कवि सभी लोग पिछले कार्यक्रम से आए, बुद्धिनाथ जी को मैं देख रहा हूँ। बुद्धिनाथ जी के साथ मैं यहाँ से जाने के बाद दोबारा
कवि के रूप में ICCR के तरफ से आए थे, तो उस वर्ष मैं और बुद्धिनाथ जी दोनों ही साथ में आए थे। तो उस यात्रा में हम दिव्या जी के घर रहे थे। बुद्धिनाथ जी को ध्यान हो तो हम दोनों रहे थे। बुद्धिनाथ जी जो है प्राणायाम और शीर्षासन सब बहुत अच्छा कर लेते हैं और यही उनके स्वस्थ रहने का राज है। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर बुद्धिनाथ जी। पहले कुछ 2-3 बिंदु। एक तो विश्व हिंदी दिवस है, तो पद्मेश जी ने विश्व हिंदी दिवस कहाँ से शुरू हुआ उसको लेकर जो है कुछ बात कही। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में विश्व हिंदी दिवस को परिणति तक पहुंचाने वाले एक प्रक्रिया में काफी लोग लगे थे, परंतु जिनका सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि जो सोते जागते इस स्वप्न को देखा करते थे, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जो पटना के सांसद थे और संस्कार भारती के अध्यक्ष थे, वो मैं उनको याद कर रहा हूं क्योंकि उस समय में वो लंदन में थे। उनके बेटे सौरभ पारिजात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, तो वो लगातार ये बात करते रहते थे कि ये हिंदी दिवस होता है, ये तो हिंदी दिवस तो राजभाषा के लिए है, तो विश्व हिंदी दिवस होना चाहिए। और पहला प्रस्ताव जो है उसका जो उन्होंने बनाया, पद्मेश जी ने बताया कि जो सूरीनाम में सम्मेलन था उसकी भी वो समिति में थे और वहां पर उस पर चर्चा हुई। तो वो बोल रहे थे और मैं उसको टाइप कर रहा था। ये 2000 के 2 या 3 की बात है। और उसके बाद वो विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी थे। तो यहाँ से जाने के बाद उन्होंने उस सलाहकार समिति में वो प्रस्ताव रखा और यशवंत सिन्हा जी जो विदेश मंत्री थे वो उनके काफी निकट परिचित थे और अंततः विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनना शुरू हुआ। तो इसलिए जो उनकी कल्पना थी कि ये विश्व हिंदी दिवस हो, आज जब हम देख रहे हैं 10-15 साल बाद, तो हमको ये अच्छा लगता है कि 15-20 साल पहले किसी ने कैसे ये सोचा था और आज हम पूरे दुनिया में ये सब कार्यक्रम होते देख रहे हैं। तो इसलिए उनको नमन करना जरूरी था। मैं उनको याद करता हूँ, नमन करता हूँ। दूसरा जो पद्मेश जी ने भी कहा, वो पद्मेश जी या तो दूसरों के मैं कहूँ कि शब्द छीन लेते हैं या ये कहें कि वाइस मैन थिंक्स अलाइक। तो वो भी, जब मैं भी 90 को याद कर रहा था कि 90 के पद्मेश जी और 2020 के पद्मेश जी, तो मतलब वही 2020 के आशीष मिश्रा या अभिषेक या जो बाकी लोग तिथि जी और अंतरिपा जी, और तो 2040 में जो ये सब लोग कमांड संभालेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जो पद्मेश जी ने कहा वो काफी हद तक ठीक ही है, उसको दोहराना कोई बहुत ज्यादा उचित नहीं। परंतु ये है कि प्रवासियों की जो रचनाएं हैं या प्रवासियों का जो लेखन है, वो ये दुर्भाग्य भी कुछ लोग कहते होंगे, परंतु जब प्रवासी लेखन की बात होती है और प्रवासी लेखन मेरा क्षेत्र है, तो प्रवासी कोई वहीं पर रहकर कोई बच्चा जो पैदा होता है वो आगे प्रवासी लेखक बनता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अभी शायद थोड़े दिन पहले रामप्रसाद भट्ट जी जर्मन से हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से मुझसे पूछ रहे थे कि क्या कोई ऐसा प्रवासी लेखक आपको यूरोप में या अमेरिका में मिला जिसका जन्म भी वहां पर हुआ हो। तो ये जो परंपरा है वो ऐसे ही चलती है कि भारत से नए लोग आते हैं और वो, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग जो है वो बहुत आत्मसात जब आपने भाषा की होती है तब जाकर आप लिख सकते हैं। इसलिए ये जो लोग आज जिन लोगों ने रचनाएं पढ़ी, वो लोग हैं जिन्होंने भारत से ही, जिनमें रचनात्मकता थी और जिन्होंने यहाँ पर आकर नए परिप्रेक्ष्य में, जैसे कुछ चीजों को ऋचा जी ने, तिथि जी ने, इन लोगों ने नए तरीके से रखा, यहाँ के जो समाज में वो जो देख रहे हैं उसको प्रस्तुत किया। तो वो जो चीज है वो यहाँ आकर एक्सपोजर तो मिला उनको, परंतु जो कविता के मूल तत्व होते हैं, और ये अच्छी बात है कि कविता में जो भाषा होती है, कविता की जो लय होती है, मूल लय होती है, जरूरी नहीं कि आपको छंद लिखना आता हो, पर भाषा की एक लय होती है। वो भाषा की लय जो है वो मैंने देखा कि जो आज सभी कवि थे वो उनमें वो लय न केवल है बल्कि उसके ऊपर उनका अधिकार है। और मैं तो इस कार्यक्रम को ऐसे देख रहा हूं कि 5:30 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था प्रवासी कवियों का, तो ये उस कार्यक्रम की कंटिन्यूटी में है
इसमें से कोई भी कवि जो पहला कार्यक्रम है उससे कोई कम नहीं है। 6 के 6 कवि जो है वो उसी श्रृंखला में आगे जो है वो रचना पाठ कर रहे हैं। और पद्मेश जी ने कहा भी कि इसको चाहे पुस्तक रूप में, चाहे पत्रिका के रूप में या अन्य स्थानों पर इसका, और अरुण जी तो हैं ही, हमें ध्यान है कि ये प्रस्ताव जो है कि यहाँ से एक कोई पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए, मैंने और पद्मेश जी ने उस समय सोचा था, और अरुण जी ने उसको न केवल हाँ की बल्कि वो बड़े जोर शोर से वो कार्यक्रम हुए और भारतेंदु जी की पुस्तक को भी उन्होंने याद किया। उसके बाद वो कार्यक्रम वो औपचारिक रूप से तभी हमने प्रस्ताव किया था। भारत जब मैं वापस आया तो मैंने विदेश मंत्रालय में प्रस्ताव किया था कि विदेश मंत्रालय को पुस्तकों के लिए अनुदान देना चाहिए। और मधु गोस्वामी जब डिप्टी सेक्रेटरी थी तो ये एक योजना शुरू हो गई, फिर ब्रिटेन में पुरस्कार भी मिलने लगे, तो शायद वो पुस्तक वाला जो प्रकाशन का क्रम था वो कहीं धीमा पड़ा। परंतु अब अरुण जी कह रहे हैं तो एक पुस्तक का प्रकाशन और फिर उसका सिर्फ प्रकाशन ही नहीं, उसका लोकार्पण और उसको सब जगह पर प्रस्तुत करना तो अच्छा है। उसके कारण से एक लेखक को बहुत बड़ा मंच मिलता है। वो योजना बहुत अच्छी थी और उसको किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहिए। अब जो है क्या कहते हैं, जो हम कह रहे हैं कि आगे जो पद्मेश जी और दिव्या जी और पद्मेश जी दोनों लेखक और साहित्यकार तो हैं, परंतु उससे जैसे कहते हैं कि पिता को जब सबसे बड़ी खुशी होती है जब उनका बेटा जो है उसको हरा देता है, मतलब उनसे बेहतर कोई लिख देता है तो उनको लगता है, अच्छा लगता है। तो ये एक दोनों मिलकर एक साइलेंट रेवोल्यूशन कर रहे हैं और वो इस तरह से मेंटरशिप जिस तरह से ये दोनों कर रहे हैं वैसी मैं दुनिया में कहीं नहीं देख रहा हूं कि जिस तरह से नए या जो कम ख्याति प्राप्त है, उसको अगर हम ठीक शब्द जो जिनका प्रकाशन नहीं हुआ, नया कहना तो मतलब इन सब रचनाओं को सुनकर उनको सभी लोग कह रहे हैं, पद्मेश जी ने भी कहा कि उनको नया कहना या नवोदित कहना, हम सब लोग जो है एक शब्द चला आ रहा होता है उसको प्रयोग कर लेते हैं। परंतु जिन लोगों को अभी प्रकाशन का अवसर नहीं मिला, जिन लोगों को अभी टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इस तरह या मतलब कोई पुरस्कार नहीं मिले, तो वो सब लोग जो हैं उनको वो मंच मिले जिसके वो अधिकारी हैं, उनका लेखन अधिकारी है। तो इसका प्रयास करना चाहिए। और आज इन्होंने ये जो कार्यक्रम किया है वो वास्तव में एक जिसको कहना चाहिए कि मील का पत्थर प्रोग्राम है ये प्रोग्राम, कि बाकी कार्यक्रम, और मैं उस तरह से तो ये मील का पत्थर दोनों तरह से है कि ये सिर्फ वातायन है। और मैं फिर से दिव्या जी, मीरा जी और पद्मेश जी तो हैं ही खैर मुख्य स्तंभ, और भी जो वातायन की पूरी टीम है उसको बधाई देता हूं कि एक तरफ तो जो साहित्यकार जा चुके हैं, चाहे वो गौतम सचदेव हो, नरेश भारती हो, कैलाश बुधवार हो, उनको याद कर रहे हैं। आप ये काम ब्रिटेन में बैठ के कर रहे हैं, ये काम भारत में कोई नहीं कर रहा। और भारत में इतने इतने बड़े लेखक, निर्मल वर्मा का जन्मदिन आकर चला जाता है और अज्ञे का चला जाता है, कौन मतलब क्या कर रहा है? इतने इतने बड़े बड़े लेखक हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो शायद अपना ही कर लें तो काफी है। परंतु आप लोगों की जो निस्वार्थता है, आप एक तरफ तो जो गई पीढ़ी में बहुत बड़ा जिनका योगदान रहा उसको याद कर रहे हैं और एक तरफ नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो ये एक जो क्रम है ये मैं समझता हूं कि इतने सुनियोजित, सुव्यवस्थित तरीके से और निस्वार्थ भाव से जो कर रहे हैं, मैं उनका बहुत दोनों का और पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। और हम सब के लिए ये वास्तव में प्रेरणा की बात है कि वो ऐसा करें। और केंद्रीय हिंदी संस्थान के रूप में जो भी हम लोग आपको सहयोग कर पाएंगे वो हम अवश्य करेंगे। अब अंत में पद्मेश जी ने कहा है कि कविता मैं सुना दूं, तो कविता जो है वो पद्मेश जी वही कविता सुनना चाहेंगे क्या? वो कविता एक बड़ी प्रेरणादायी कविता है। मुझे पता है कि आपने पिछले वर्ष में सब दूसरे लोग हैं और नई बड़ी प्रेरणादायी कविता है। वैसे आप कोई भी एक रचना सुनाएं, अच्छा लगेगा। आपकी सभी प्रेरणादायी होती है। मेरा पद्मेश जी तो जो कहते हैं वो आदेशी होता है। और थोड़ा प्रवासी जगत के विषय में भी अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो आप बता सकते हैं। इसके प्रवासी जगत, हाँ, प्रवासी जगत जो पत्रिका हमारी निकलती है, त्रैमासिक पत्रिका है, और उसका जो
नवोदित रचनाकारों वाला ये है। इसको इसके लिए पद्मेश जी हम कुछ और शब्द ढूंढेंगे। तो उस अंक में आप सबका स्वागत है और उसका समन्वय संपादन संयोजन पद्मेश जी ही कर रहे हैं। तो आप अपनी रचनाएं पद्मेश जी के पास भेज सकते हैं। उस अंक की पूरी रूपरेखा अभी हम लोग अगली बैठक में बैठेंगे तो बना लेंगे, परंतु आप अपनी रचनाएं तो भेज ही सकते हैं। तो मैं ये कविता सुना रहा हूं। जिन लोगों ने अभी 2 घंटे पहले सुनी थी वो अगर बोर ना हो। कविता का शीर्षक है नींद कहाँ है। एक प्रवासी है जो एक समय के बाद जब वो अपना रेट्रोस्पेक्ट सोचता है तो वो कैसे सोचता है, क्योंकि खास तौर से व्यक्ति और परिवार के जो संबंध हैं, जो समाज के संबंध हैं, वो उनके बारे में जब सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कि काफी कुछ चीजें हैं जो उसने भारत से जब वो आया और यहाँ पर रहने के बीच में उसने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन वो एक सवाल होता है कि सब कुछ तो मिल गया पर नींद कहाँ है। पद्मेश जी कई कवियों का जिक्र आया, शैल जी का भी, शैल जी सामने दिखाई दे रही हैं। शैल जी को भी उनका अभिनंदन, इतनी अच्छी कवित्री हैं और उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इसलिए भी याद कर रहा हूं कि ये जो पहली, इसलिए मुझे ध्यान में आया कि जो इस कविता की पहली पंक्तियां हैं वो मैंने शैल जी के घर पर लिखी थी। मैं उन दिनों शैल जी के यहाँ पर गया हुआ था तो वहां से शुरू हुई थी। तो मैं कविता पढ़ रहा हूं। नींद कहाँ है। बुद्धिनाथ जी आपको समर्पित है, सुनिएगा। आपके सामने सुनाई थी ये। सुनी आंखों से तकता सामने, मैं पूरा सुन रहा हूँ। जी धन्यवाद। सुनी आंखों से तकता सामने सड़क एक सुनसान सी, सन्नाटा कुछ गुर्राहट फिर सन्नाटा, गाड़ियों के जाने की आवाज आती, सन्नाहट कुछ गुर्राहट फिर सन्नाटा। ये सड़कें हैं या जंगल है, ये सड़कें हैं या जंगल है, या फिर जंगल की सड़कें। कहां चला था कहां आ गया। गंगा रावी सोन नर्मदा किन नदियों की लहरें हैं हम, किन घाटों ने हमको थामा, किस धरती ने अपना माना, किस पर्वत ने जन्म दिया और किस धरती ने अपना माना, किस घाटी की आबो हवा ने इस जीवन में रस घोले थे, किस बदली की घनी छांव में इस पंछी ने पर खोले थे। झोंका एक हवा का आया, दिशा न जाने कहां खो गई, अब तो खाली लहर लहर है, अब तो बस पानी पानी है। ये मेरी मंजिल तो ना थी, ये तो मेरी डगर न थी, ये मेरी मंजिल तो ना थी, ये तो मेरी डगर न थी, रंग बिरंगी इस सुरंग में होगा यूं घनघोर अंधेरा, इसकी मुझको खबर न थी। जिनके लिए सभी दुख झेले, जीवन को तिल तिल सा जलाया, जब वो कलियां फूल बन गई, अब वो मुझसे पूछ रही हैं मेरा उनसे क्या नाता है। दूर दूर तक सन्नाटा है, दूर दूर तक सन्नाटा है, मछली सा तड़पे ये जीवन, लगे कि जैसे अंधा कुआं है, करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है। जिस समाज से आया था मैं उस समाज का एक हिस्सा था, जिस समाज से आया था मैं इस समाज का एक हिस्सा था, गांव गली चौपाल मोहल्ला सब पर मेरा ही किस्सा था। इससे उससे उससे इससे जाने किस किससे थी यारी, दादा नाना चाचा मामा जाने कितने रिश्तेदारी। अब मैं हूं और मेरा दुख है, अब मैं हूं और मेरा दुख है, अब मैं हूं और मेरा सुख है, अब मैं हूं और मेरा दुख है, अब मैं हूं और मेरा सुख है, अब मैं हूं और मैं ही मैं हूं। और मैं भी तो कैसा मैं है, और मैं भी तो कैसा मैं है, इसमें मैं परिवार नहीं है, इसमें मैं संसार नहीं है, ये तो मदरा है हाला है, ये तो यौवन की ज्वाला है, उसके बाद तो धुआं धुआं है, करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है। मधुर मिलन है, सपने हैं, पर जिस पर बिछ बिछ जाए जीवन,
जन्म जन्म का जो हो बंधन, जिसे कहूं अपना बस अपना, मीत कहाँ है। स्तब्ध कर दे ऐसा यौवन है, सुंदरता है, बालाएं हैं, रूप रंग से हाव भाव से जो मन को पागल कर जाएं, पर मीरा सी प्रीत कहाँ है। शोर है, कोलाहल है, ध्वनियां हैं, थिरकन है, पर जीवन संगीत कहाँ है। स्वर्ण नगर में मीत कहाँ है, प्रीत कहाँ है, और जीवन संगीत कहाँ है। करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है। और अंत में है, आज प्रवासी दिवस भी है और इसलिए ये पंक्तियां तो बहुत प्रासंगिक हैं कि घर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। घर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। कीचड़ हो या अंधियारा हो, हृदय कमल सा वो हंसता है। जहां राम है वहीं अयोध्या, जहां राम है वहीं अयोध्या, जहां कृष्ण वहीं वृंदावन। इतने राम और इतने कृष्ण, अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। वाह। अब जब दुनिया एक ग्राम है, यहीं अयोध्या तू ही राम है। मन के भारत को जान जगह बाहों में भर, जिस भारत को ढूंढ रहे हो, 7 समुंदर पार कहाँ है। तुम हो जहां भारत भी वहां है, तुम हो जहां भारत भी वहां है। धन्यवाद, आभार समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप आए और आपने इतना प्रोत्साहन भरा अपना वक्तव्य भी यहाँ पर प्रस्तुत किया। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये कार्यक्रम मील का पत्थर हो, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि ये मील का पत्थर हो। और इस मील के पत्थर से पहला कदम आज मुझे लगता है कि यहाँ पर उठा है, जो प्रवासी जगत में स्थान मिलेगा हमारे कवियों को यहाँ के। और साथ में अरुण माहेश्वरी जी दूसरा कदम उठा रहे हैं, उन्होंने भी संदेश भेजा। अरुण जी, आप संक्षिप्त में उस बात को बता देंगे जो व्हाट्सएप पे पूरा, आप म्यूट हैं अरुण जी, आप म्यूट हैं। हाँ बिल्कुल, मैं 1 मिनट में सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रकाशन से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें सभी लेखकों के बारे में परिचय, उनकी कृतियां, जो नई किताबें आती हैं या जो कुछ लेखक अपनी उसमें कृतियां देना चाहें, वो सब है उसमें। क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इसमें हजारों मेरे ख्याल से, क्योंकि एक 200-250 का होता है, तो हमारे 7-8 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और उसके बाद आदि फेसबुक आदि पर। तो आप चाहें तो हम अपने आपके नंबर्स को हम उसमें फीड कर देंगे, और फिर आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी रोज कि किस लेखक का जन्मदिन है, उनकी कौन सी विशेष कृतियां हैं, या आप भी अपनी चीजें उसमें भेजिए, ताकि जो हिंदी का जो रियल पाठक वर्ग है, वहां तक वो चीजें पहुंचे। ये हमारे यहाँ होता है ऐसा, तो वो आपको व्हाट्सएप मेरे ख्याल फेसबुक आदि कहीं मिल जाएगा, आप देखें, नहीं तो फिर मैं पद्मेश जी से नंबर लेकर ये सब कर सकता हूँ, करवा। मैं आपको भेज दूंगा अरुण जी सबके नंबर, मैं आपको साझा कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम समापन की ओर बढ़ते हैं आज के इस आयोजन में। और मेरा बहुत बहुत आभार दिव्या माथुर जी को, मीरा कौशिक जी को, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की परिकल्पना को स्वीकार किया और पूरा इस आयोजन में सहयोग दिया। मीरा कौशिक जी आज कहीं पे व्यस्त हैं, तो आज वातायन की ओर से औपचारिक धन्यवाद और आभार के लिए मैं निमंत्रित करता हूं शुभम त्रिपाठी जी को। युवा पत्रकार हैं वो भारत में, और वातायन संस्था से बहुत गंभीरता से जुड़े हुए हैं और लेखक भी हैं। तो शुभम त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। जी जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों और जो अपने वरिष्ठ गुरुजन, जो आप सभी लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उपस्थित हुए हैं, मेरा प्रणाम है। ब्रिटेन में कविता की नई पौध कार्यक्रम आज जिस प्रकार से आज ये आयोजित हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि निसंदेह ये जो नई पौध है, ये एक वृक्ष के रूप में वृक्ष से वृक्ष की ओर ये अग्रसर हो रही है। ब्रिटेन की जो भी काव्य यात्रा थी, वो परमेश्वर ने जो हम सबको संक्षेप में बताया, और पहले भी जो स्थापित रहा लेखन, और वर्तमान में किस तरह से उसको एक सरल शब्दों में हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अनिल जी, और ऐसा सानिध्य जो हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है आदरणीय माहेश्वरी जी, संयोजन पद्मेश्वर का है आपका, और जितने आप आज जो कविगण उपस्थित रहे, अंतरिपा जी, अभिषेक जी, आशुतोष जी, तिथि जी, ऋचा जी,
और इन सब का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं वातायन की ओर से। आज जिस प्रकार से ये आज कार्यक्रम हुआ, वातायन का कार्यक्रम हमेशा ही मुझको और हम सभी को सरप्राइज करता है। कभी ये नहीं लगा कि इतने मार्च से, लॉकडाउन के समय से ये चल रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितनी भी कविताएं आज इस मंच के माध्यम से पढ़ी गई, वो हम सबके हृदय तल को छूती है और बहुत ही एक उत्कृष्ट रचना और कार्यक्रम इस मंच के माध्यम से हो रहा है। न केवल रचना हो रही है, बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जिस कार्यक्रम की श्रृंखला जो वातायन के माध्यम से जो बनी है, जो कि ब्रिटेन से निकल के एक वैश्विक रूप धारण कर चुकी है, तो वो भी एक श्रृंखला भी एक वृक्ष का रूप धारण कर रही है धीरे धीरे। तो इसके लिए वातायन का आप सभी को आभार है। दिव्या मैम को, मीरा मैम, आप सभी को मेरी तरफ से और वातायन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस सफल आयोजन हेतु। बहुत बहुत आभार शुभम जी आपका भी। और आपके आभार में मैं जोड़ना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सार्थकता, हमारे ब्रिटेन के अलावा अमेरिका से देखिए अशोक सिंह जी जुड़े हुए हैं, और नॉर्वे से सुरेश चंद्र शुक्ल जी, ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी जी, न्यूजीलैंड से रोहित कुमार हैप्पी जी। इस समय पता नहीं वहां सुबह के 3-4, लेकिन ये इसका श्रेय जाता है हमारे आज के सभी कवियों को कि आपकी कविताओं में संभवतः इतनी प्रगाढ़ता थी और कितनी पकड़ थी कि दुनिया भर से लोग इस समय जुड़े हुए हैं, और पूरी निरंतरता के साथ आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो हमारे ब्रिटेन में हिंदी कविता, हिंदी साहित्य का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके भविष्य है आप, वर्तमान है आप सब लोग। आप सभी कवियों के प्रति बहुत बहुत विनम्र आभार। इन शब्दों के साथ अब मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूं, औपचारिक कार्यक्रम का अंत